गुड मॉर्निंग यू ऑल। सो हम लोग का टॉपिक आज डिस्कस करना है अंडरस्टैंडिंग एंड टैकलिंग मार्जिनलाइजेशन। ये चैप्टर 7 है सिविक्स का। ठीक है, सो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्जिनलाइजेशन में मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। चलो, तो मार्जिनलाइज इसका समझने के लिए आप सिंपल सा इस तरह से भी समझ सकते हो कि आप लोग जो मैथमेटिक्स करते हो, मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एक मार्जिन आप ड्रॉ करते हो और उसका राइट साइड में रफ वर्क के लिए यूज़ करते हो, और मार्जिन का इनसाइड वाला पोर्शन में आप फेयर करते हो और मार्क्स उसी के लिए मिलता है। जो मार्जिन से आउटसाइड वाला जो पार्ट जो है उसके लिए मार्क्स नहीं मिलता है, उसका वैल्यू नहीं रहता है। इसी तरह से मार्जिनलाइजेशन का मतलब भी आपको उसी तरह से समझना है कि सोसाइटी में वो लोग जो पावरलेस से डोमिनेटेड है, डिस्क्रिमिनेटेड है, सोसाइटी में डोमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड, पावरलेस और जिन लोगों का डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं रहता है, इसी तरह का लोगों को सोसाइटी में कहते हैं मार्जिनलाइज्ड पीपल। ठीक है, क्या होता है? नंबर 1, डोमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड और powerless, and those who do not have any role in decision making, they are the marginalized people in the society. Okay, और जनरली मार्जिनलाइज पीपल को जो फैसिलिटी बाकी लोगों को मिलता होगा, इस तरह का फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी इन लोगों को जनरली नहीं मिलता है। सो हु आर मार्जिनलाइज इन इंडिया? इंडिया में मार्जिनलाइज ग्रुप कौन कौन सा है? तो हम इंडिविजुअल का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे ग्रुप का। सो इंडिविजुअल में अगर बात करेंगे तो सिंपल सा आप लोग इस तरह से समझ सकते हो कि क्लासरूम में, ठीक है, क्लासरूम में सपोज करो आप एक न्यू स्कूल एडमिशन करते हैं, न्यू स्कूल में, तो उस क्लासरूम में जब आप इन करते हो तो वहाँ आपका कोई दोस्त नहीं होंगे, आपको कोई पहचानता नहीं होगा, आप किसी को नहीं पहचानते होंगे, आपका वहाँ कुछ चलता नहीं होगा, आप पावरलेस फील करेंगे, डोमिनेटेड फील करते होंगे, डिस्क्रिमिनेटेड फील करते होंगे, तो उस केसेस में आप भी एक मार्जिनलाइज है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल ले लो कि आपने एडमिशन ली है इंग्लैंड के किसी एक स्कूल में, तो वहाँ पर सभी गोरा है, आप अकेले हो गए काले, तो वहाँ पर हो सकता होगा उन लोगों का एक्सेंट और आपका इंग्लिश स्पीकिंग का जो एक्सेंट जो होता है उसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो लोगों का फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस है, तो वो लोग आपको कहते होंगे कि इंडियन आ गया, ब्लैक आ गए, तो इस तरह से आप वहाँ डोमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड फील करते होंगे, पावरलेस फील करते होंगे, तब भी एक मार्जिनलाइज है आप वहाँ पर। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे ग्रुप का। ठीक है, सो मार्जिनलाइज ग्रुप कौन कौन सा है? तो इंडियन सोसाइटी में वो है शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको आदिवासी जो कहते हैं, ऐसे ही लोग उन लोगों को कहते हैं ये जंगली है, न खाना जानता है, न पहनना जानता है, न बोलना जानता है। तो जनरली शेड्यूल्ड ट्राइब लोग जो होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते, और वो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो डोमिनेटेड है, डिस्क्रिमिनेटेड है, पावरलेस है, डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है इन लोगों का, तो इसीलिए ये मार्जिनलाइज ग्रुप है। और सिमिलरली शेड्यूल्ड ट्राइब है। हिंदू का कास्ट सिस्टम में, हिंदू रिलीजन का कास्ट सिस्टम में, कास्ट हायरार्की में शेड्यूल्ड कास्ट, उनका जो रैंकिंग जो है लोअर है, दैट मीन्स छोटा जात का लोग जो है, तो शेड्यूल कास्ट लोग जो है ये लोग भी सोसाइटी में डोमिनेटेड है, डिस्क्रिमिनेटेड है और पावरलेस है, इनका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं रहता है, इकोनॉमिकली भी वीक है। तो ऐसे भी कहते हैं कि लोग छोटा जात का लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता ही है। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग भी सोसाइटी में मार्जिनलाइज है।
और साथ साथ सेक्सुअली माइनॉरिटी लोग जो है, सेक्सुअली माइनॉरिटी मतलब कभी ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आपको मिलता होगा कि जो ताली बजाते हुए आते हैं और आपको पैसा मांगते हैं और आप भी डर जाते हैं, पैसा दे जाते हैं, क्योंकि ये आप लोग भी बिलीव करते हैं कि अगर वो श्राप देंगे, कोर्स करेंगे तो आपको लग जाएगा। तो जनरली वो लोग जो है सोसाइटी में डोमिनेटेड लोग है, डिस्क्रिमिनेटेड लोग है। लोग उन लोगों को कहाँ कोई डिसीजन मेकिंग में कोई रोल कहाँ देते, वो लोग को तो डोमिनेट करके रखे हैं। वो लोग को इस कदर रखे है कि लोग उन लोगों को सोसाइटी का पार्टी नहीं मानते हैं, उन लोगों को ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी आपका जिसको कह सकते हैं थर्ड जेंडर वगैरह, तो ये भी सोसाइटी में मार्जिनलाइज है। और डिफरेंटली एबल पीपल, डिफरेंटली एबल पहले कहते थे डिसेबल, दैट मीन्स किसी व्यक्ति का अगर एक पैर नहीं है और या तो हाथ नहीं है या तो बॉडी का कोई पार्ट जो है थोड़ा सा डिफेक्ट है, हैंडीकेप्ड है, ठीक है, तो पहले हम लोग यूज करते थे वर्ड हैंडीकेप या तो डिसेबल लोग। तो प्रेजेंट डे में उनका डिग्निटी को मेंटेन करते हुए हम लोग जो वर्ड का यूज करते हैं वो डिफरेंटली एबल है। वो लोग एबल है, डिफरेंट तरीका से एबल है। तो इस तरह से जो फिजिकली हैंडीकेप लोग जो है ये लोग डिफरेंटली एबल लोग है और ये लोगों को सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेटेड है, ये लोग डोमिनेटेड है, ये लोग पावरलेस है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं रहता है। तो लोग कह देते हैं कोई एक अगर ठीक से चल नहीं पाते, पैर ठीक से पैर टूटा होगा तो लंगड़ा कह देते हैं। लोग तो डिस्क्रिमिनेट करते ही है और ये लोग किस सारा काम जो बाकी लोग जैसा काम कर सकते हैं उस तरह से वो लोग काम भी तो नहीं कर पाएंगे। तो डोमिनेटेड डिस्क्रिमिनेटेड है ही, तो ये लोग भी मार्जिनलाइज ग्रुप है। इसी तरह से वीमेन इंडियन सोसाइटी में मार्जिनलाइज है क्योंकि इंडिया जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वीमेन का पोजीशन, वीमेन का रोल तो आप जान ही लेते हो। तो आपका घर में भी एक सिंपल से एग्जांपल को देखो कि आपको एक लैपटॉप खरीदना होगा तो आप पैसा मांगते हो तो मम्मी बोलते होंगे कि पापा से एक बार बात करो, या तो आप कहीं घूमने जाना होगा, चलो आप को ले चलते हैं सिंगापुर, तो चलो आप सिंगापुर जाना है आपको घूमने के लिए, जब पैसा मांगते होंगे मम्मी को बोलते होंगे तो मम्मी बोलते होंगे कि पापा से एक बार पूछो। तो क्यों मम्मी से नहीं पूछेंगे, पापा से ही क्यों पूछेंगे? तो यहाँ पर यही चीज है कि ये इंडियन सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो मेल का डिसीजन ज्यादा चलता है। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ज्यादातर वीमेन जो है 4 वॉल्स का अंदर में कन्फाइंड है। ठीक है, सो वो लोग डोमिनेटेड है, डिस्क्रिमिनेटेड है, पावरलेस है। बड़े बड़े पोस्ट में भी ज्यादातर मेल ही है, फीमेल कम है। ठीक है, पॉलिटिक्स में अगर बात करेंगे इंडिया का लोकसभा में 10% से भी कम पार्टिसिपेशन है वुमेन का। ठीक है, हर जगह वुमेन का पार्टिसिपेशन रिस्पेक्टेबल हायर पोस्ट में कम है। तो डिसीजन मेकिंग में वो लोग हाई नहीं, तो डोमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड, पावरलेस पीपल वो लोग है, डिसीजन मेकिंग में उन लोग का रोल नहीं रहता है। तो मार्जिनलाइज ग्रुप तो है ही वुमेन। और इसी तरह से ओल्ड पीपल जो है, जो बूढ़ा आदमी हो गए हैं, तो उन लोगों को भी सोसाइटी में कहाँ रिस्पेक्ट देते हैं? तो लोग जनरली लोग यही कहते, जब तक वो अर्निंग करते हैं तब तक उनका इज्जत बना रहता है, जब अर्निंग नहीं करते, बुढ़ा जाते हैं, लोग कहते हैं कि अरे छोड़ो ना बुढ़ा तो कुछ भी बोलते हैं, यही तो कहते हैं लोग, अरे बुड्ढा तो कुछ भी बकते रहते, यही तो कहते हैं लोग। दैट मीन्स ओल्ड एजेड पीपल जो है उनको सोसाइटी में जनरली इस तरह से पावरलेस किया जाता है, वो डोमिनेटेड होता है, डिस्क्रिमिनेटेड होता है ज्यादातर। तो वो लोग भी जो है कि एक मार्जिनलाइज ग्रुप है और सम माइनॉरिटी ग्रुप है, कुछ माइनॉरिटी है वो लोग भी मार्जिनलाइज है। माइनॉरिटी कहने का सभी माइनॉरिटी जो है मार्जिनलाइज नहीं है। माइनॉरिटी मीन्स नंबर में जो आपका लेस हो, जैसे कि रिलीजन का बेसिस पर देखेंगे इंडिया में हिंदू रिलीजियस पीपल का नंबर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मेजोरिटी में है। हिंदू के कंपैरिजन में मुस्लिम रिलीजियस पीपल का जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो वो माइनॉरिटी है। किंतु मुस्लिम ही माइनॉरिटी नहीं है। पारसी लोगों का अगर पॉपुलेशन देखेंगे इंडिया में वो सबसे कम है, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो माइनॉरिटी है वो मार्जिनलाइज ही होगा। पारसी लोग इंडिया में सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पारसी लोग ही है, जैसे कि टाटा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो
इंडस्ट्रियलिस्ट है तो ये लोग मार्जिनलाइज कैसे हो सकता है? जिसका पास पैसा है वही तो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। इसीलिए प्रेजेंट डे में मोदी गवर्नमेंट को लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पूंजीपति का सरकार है, पूंजीपति का सुनते हैं। तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो लोग का कंट्रोल तो रहता ही है डिसीजन मेकिंग में, इवन गवर्नमेंट तक वो लोग कंट्रोल करते ही है। तो वो लोग मार्जिनलाइज कैसे हो सकता है? तो मार्जिनलाइज, सभी माइनॉरिटी मार्जिनलाइज नहीं है, कुछ माइनॉरिटी जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इस तरह का जो माइनॉरिटी वो मार्जिनलाइज है सोसाइटी में, ठीक है। ओके, और इसके बाद एसटी का बारे में हम लोग पढ़ना है, वन बाय वन पढ़ना है। तो एसटी होता है शेड्यूल ट्राइब जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हुआ है तब हम लोग ट्राइबल लोगों को, जिन लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रूव किया, रिकॉग्निशन मिला है, उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट फैसिलिटीज वगैरह मिलता है, वो होता है शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, जिसको आदिवासी भी कहते हैं। और आदिवासी का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है, आदि मीन्स बिगिनिंग, वासी मीन्स डवेलर, दैट मीन्स शुरू से ही रहने वाले, दैट मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ एनी प्लेस, ठीक है। इसको वनवासी भी कहते हैं क्योंकि ज्यादातर आदिवासी लोग प्रीफर करते हैं कि जंगल में रहने को, ठीक है, तो वनवासी इसीलिए कहते हैं। वन मीन्स जंगल। गिरिजन्स भी कहते हैं, गिर मतलब पर्वत होता है, दैट मीन्स जनरली वो लोग रहने को भी पसंद करता है हिली एरियाज में, पहाड़ी एरिया में, ठीक है। और इसी तरह से ये हम लोग लैंग्वेज का बात करेंगे तो आदिवासी लैंग्वेज जो है बहुत ही ओल्ड है। जैसे कि इंडिया में तमिल लैंग्वेज ओल्डेस्ट है, संस्कृत लैंग्वेज ओल्ड है, ऐसे तो इंडिया में 1600 लैंग्वेजेस बोला जाता है, उनमें से बाकी लैंग्वेज तो सब बाद में बना है, और बिगिनिंग में संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज है। तो इसी तरह से संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज ओल्ड लैंग्वेज इंडिया का, उसी तरह से आदिवासी लैंग्वेज भी ओल्ड है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। क्या हो गया, कहाँ है वो? यहाँ गुड इवनिंग यू ऑल। सो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे द आदिवासी टॉपिक, ऐसे हम लोगों ने कल इसको स्टार्ट कर चुके थे, और आज उसी का जो बचा हुआ जो पार्ट जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसे ऑलरेडी वीडियो हम बना ही रहे थे, बीच में थोड़ा सा अटक गए, दैट मीन्स कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो मेरा दिमाग भी सटक गया, कोई बात नहीं, थोड़ा होता है कभी कभी। चलो हम आज पढ़ेंगे द आदिवासी के बारे में। तो आदिवासी जो है ये एक संस्कृत वर्ड है, और संस्कृत में आदि का मतलब होता है बिगिनिंग, एंड वासी का मतलब होता है डवेलर, दैट मीन्स बिगिनिंग का मतलब यहाँ पर ये होते हैं कि जो बिगिनिंग से ही रहे, दैट मीन्स शुरुआत से ही रहे, ओरिजिन से रहे, दैट मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट, किसी भी एक एरिया का ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं आदिवासी। हम लोग तो बाद में आए हैं, आदिवासी लोग तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है यहाँ का। ओके, सो आदिवासी जो है इसको वनवासी भी कहते। वनवासी मीन्स फॉरेस्ट ड्वेलर, तो ये इसीलिए कहते, ज्यादातर आदिवासी लोग जो है जंगल में रहते हैं, जंगल का पेरीफेरी में, जंगल के सराउंडिंग में रहते हैं, और रहेगा भी क्यों नहीं। बिगिनिंग में तो सबको ऐसे ही तो थे, जंगल ही था, जंगल में ही रहता था बिगिनिंग में, तो वही लाइफ स्टाइल था सबका, तो उसी को ये लोगों ने कंटिन्यू की है, बस इतना ही है। और इन लोगों को गिरिजन्स भी कहते हैं, ठीक है। गिरिजन कहने का मतलब हाईलैंड ड्वेलर, दैट मीन्स ज्यादातर आदिवासी पहाड़, दैट मीन्स हिली एरियाज में रहते हैं, तो इसीलिए ये लोगों को गिरिजन, हाईलैंड ड्वेलर भी कहते हैं। और साथ साथ एसटी भी आजकल का कॉमन वर्ड है एसटी, और फुल फॉर्म है शेड्यूल ट्राइब भी कहते हैं, जनजाति कहते हैं जिसको, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब जो है ये एक्चुअली क्या शेड्यूल ट्राइब कहना और ट्राइबल कहना क्या दोनों बात सेम है? तो नहीं, थोड़ा तो डिफरेंस है। शेड्यूल ट्राइब कहना और ट्राइबल कहना दोनों में थोड़ा तो डिफरेंस है। शेड्यूल ट्राइब जो वर्ड है इसका रिलेशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, दैट मीन्स पार्ट बना है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 12 शेड्यूल में से शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में ट्राइबल लोगों का बारे में है लिखा गया है, ठीक है, तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में। और ये जो शेड्यूल ट्राइब
वही ट्राइबल लोग है जिन लोगों को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किए हैं, और इन लोगों को बहुत सारा रिजर्वेशन वगैरह भी मिला है, जैसे कि जॉब में होगा, पॉलिटिक्स में होगा, ठीक है, तो सब जगह रिजर्वेशन मिला है। तो शेड्यूल ट्राइब वही ट्राइबल लोग है जिन लोगों को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्निशन मिला है। तो ऐसा बहुत सारा और भी ट्राइबल्स लोग हैं जो ट्राइबल तो है किंतु शेड्यूल ट्राइब नहीं है। इसलिए आजकल बहुत सारे ऐसा जो ग्रुप्स वगैरह है इंडिया में अक्सर देखने को मिलते हैं, जो लोग डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हमको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दो, क्योंकि उन लोगों का वे ऑफ लिविंग जो है ट्राइबल का तरह ही है, ठीक है, टोटल ट्राइबल का तरह ही है, और वो लोग ट्राइबल ही है किंतु उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं मिला है। तो ये लोग भी शेड्यूल ट्राइब का डिमांड कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा कम्युनिटी है प्रेजेंट डे में इंडिया में। ओके चलो, अब हम देखते हैं लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज लोग इस्तेमाल करते ट्राइबल लोग। तो लैंग्वेज में देखेंगे तो लैंग्वेज जो है ट्राइबल लोग जो जिस लैंग्वेज का यूज़ करते जनरली ये इंडिया का जो ओल्ड लैंग्वेज है संस्कृत है, तमिल है, तमिल लैंग्वेज को वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंग्वेज भी माना जाता है। तो उसी तरह से तमिल एंड संस्कृत का तरह ही ये भी एक ओल्ड लैंग्वेज है, ट्राइबल लोगों का लैंग्वेज भी, ठीक है। तो ऐसा तो इंडिया में 1500 लैंग्वेज बोला जाता है। तो बाकी लैंग्वेज जो है वो तो बाद में बना है, ठीक है, संस्कृत और तमिल का ही बच्चा सब है, ये बाकी लैंग्वेज तो ठीक है उसी से बना लैंग्वेज है। किंतु ट्राइबल लैंग्वेज ये बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है, संस्कृत और तमिल का तरह, ठीक है। बट बात ये है कि ट्राइबल लैंग्वेज जो है ये रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे कि हिंदी का रिटर्न स्क्रिप्ट है ना, उसका अल्फ़ाबेट है, सब कुछ है ना, उसमें लिखा गया है, तो रिटर्न स्क्रिप्ट है। किंतु ट्राइबल लैंग्वेज ज़्यादातर रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं, इतना पुराना है कि इसको रिटर्न स्क्रिप्ट जनरली नहीं है। हाँ डायलेक्ट है बोला जाता है, किंतु रिटर्न स्क्रिप्ट बहुत कम है। 5-6 ही लैंग्वेज है ट्राइबल में, जो संथाली है, मुंडा है, इसका रिटर्न स्क्रिप्ट है, बाकी का रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक। ओके, अब रिलीजन का बात करते तो ट्राइबल लोग कौन सा रिलीजन को फॉलो करते हैं। ट्राइबल लोग ना तो हिंदू है, ना तो सिख है, ना तो ईसाई है, ना तो क्रिश्चियन है, ठीक है, ना तो जैन है। ट्राइबल लोग अपना ही रिलीजन ये लोग फॉलो करते हैं, ये लोग का अपना रिलीजन है, ठीक है, वो डिफरेंट है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना क्रिश्चियन है, ना जैन है, वो लोग का अपना ही रिलीजन है। हाँ बात इतना है कि ट्राइबल लोग ज़्यादातर एंसेस्टर को मानते, पूजा करते। कहने का मतलब घर का अगर कोई हेड ऑफ द फैमिली गुजर जाते, एक्सपायर होते हैं, तो उनका ही आत्मा को ये लोग घर में, जैसे कि हम लोग भगवान का मंदिर घर में बनाते, उसी तरह से जो एंसेस्टर जो है, बीते हुए आत्मा जो है घर का हेड ऑफ द फैमिली का, उनको घर में रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और यही मानते हैं कि वो उन लोगों का फैमिली का सदस्य है। पार्ट है, मर गए थे क्या क्या हुआ, वो भी उन लोगों का फैमिली का सदस्य है, और साथ साथ उनका आत्मा को खुश रखना है, नहीं तो बहुत सारा ऐसा अशुभ हो जाएगा, इस तरह का बिलीव करते। एंसेस्टर को पूजा करते, नेचर को भी पूजा करते हैं, पेड़ों को पूजा करते, पर्वत को पूजा करते, ठीक है, नदियों का पूजा करते, ये सारा चीज़ आदिवासी करते ही है। जंगल का पूजा करते हैं, और ये लोग ये भी विश्वास करते हैं कि अगर कभी ज़्यादा बारिश होता है, कभी ड्राउट होता है, तो भगवान नाराज हुई है, ठीक है, उसका आत्मा नाराज हुआ है, ये लोग बिलीव करते हैं ट्राइबल लोग, ठीक है। हाँ प्रेजेंट डे का बात करेंगे तो प्रेजेंट डे में तो आदिवासियों का अपना रिलीजन जो है लगभग खत्म ही हो गया है। क्यों? क्योंकि कुछ सर्वे ये कहते हैं कि 89% आदिवासी ज़्यादातर हिंदू रिलीजन को फॉलो करते, ठीक है, और बच गया जो क्रिश्चियन बन गए। ज़्यादातर इंडिया में अभी देखेंगे तो ज़्यादातर आदिवासी लोग तो क्रिश्चियन बन रहे, तो क्रिश्चियन बन गया, टोटल उसने रिलीजन ही चेंज कर लिए ना। तो क्रिश्चियन या तो आपका हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं ज़्यादातर आदिवासी आजकल, ठीक है। हाँ अब गॉड तो ठीक है, अगर आदिवासी लोग हिंदू एंड क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता है तो डेफिनेटली कुछ आदिवासियों का भी कुछ
कल्चर होगा, कुछ रिलीजन होगा जो हम लोगों ने भी अडॉप्ट किए होंगे, क्योंकि साथ साथ बैठते हो, साथ साथ रहते हो, तो कुछ न कुछ तो उसका जो गुण होगा और गुण होगा तो आपका पास आ जाता है, कुछ आपका उनका पास चले जाता है कि नहीं। तो यहीं पर देखो, जैसे कि गॉड जगन्नाथ जो इसका टेम्पल है उड़ीसा में, ठीक है, जगन्नाथ जिसको नरसिम्हा का अवतार माना जाता है, नरसिम्हा गॉड विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। तो नरसिम्हा दैट मीन्स जिसका बॉडी जो है हाफ बॉडी ह्यूमन बींग का है, हाफ बॉडी लायन का है, ठीक है ना। जैसे कि आपने उसमें देखे होंगे कि हिरण्यकश्यप को जिन्होंने मारे थे, तो उनका बॉडी आधा शरीर था सिंह का, आधा शरीर था ह्यूमन बींग का था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को यहाँ पर एक वरदान मिला था कि उनको ना तो ह्यूमन बींग मार सकते हैं ना तो पशु मार सकता है, तो इसीलिए था आधा बॉडी लायन का, आधा बॉडी ह्यूमन बींग का, वो नरसिम्हा जो अवतार लिए थे, ठीक है। तो ये लोग जो जगन्नाथ टेम्पल जो उड़ीसा में है, ठीक है, तो वहाँ पर जेनरली ये इनको माना जाता है नरसिम्हा का अवतार है, ठीक है। और ये बिलीव करते हैं कि वो आपका क्या बोलते हैं, जगन्नाथ टेम्पल में जो नरसिम्हा जो हम लोग वहाँ पर मानते हैं वो ट्राइबल ओरिजिन माना जाता है उसको, ठीक है, वो गॉड को ट्राइबल ओरिजिन गॉड माना जाता है। और इसी तरह से काली जो है, ठीक है, काली जो बंगाल में तो बहुत काली माता को मानते, तो काली माता जो है इनको भी ट्राइबल ओरिजिन का गॉड माना जाता है। दैट मीन्स कुछ लेन देन तो हो ही जाएगा ना, सोसाइटी में साथ साथ रहते हो तो रिलीजन भी तो बनाया ही तो है लोगों ने, नहीं तो वेदास में कहाँ है। वेदास तो कहते हैं कि गॉड इज नो नेम नो शेप, गॉड का नाम ही नहीं है, शेप ही नहीं है, तो भगवान विष्णु कहाँ से आ गए, शिव जी कहाँ से आ गया, लोग तो देख के पहचानते हुए कि भगवान है ये, शिव जी है, वाह रे वाह, कहाँ से लोगों ने बना दिया भगवान को, भगवान ने लोगों को नहीं बनाए, लोगों ने भगवान को बनाया। गॉड वेदास में लिखा है गॉड इज नो नेम नो शेप, कैसे आ गया फिर शिव जी कहाँ से, नाम तो दे दिया ना, जबकि वेद में लिखा है गॉड इज नो नेम नो शेप। चलो उसका बात ही छोड़ दो। ओके, तो अब इसी तरह से एक छाऊ डांस होता है, ट्राइबल लोग ये परफॉर्म करते हैं छाऊ डांस, ये झारखंड में भी करते हैं, ओडिशा में करते हैं, वेस्ट बंगाल में करते हैं। ये छाऊ डांस जो है ट्राइबल लोग जनरली करते हैं। तो छाऊ डांस में जो ये लोग मास्क जो पहनते हैं डांस करने वाला डांसर लोग, वो जनरली हिंदू गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो स्टोरी वगैरह ये जो लोग नैरेट करते जनरली रामायण और महाभारत से निकाला गया स्टोरी वगैरह है ज़्यादातर। दैट मीन्स ट्राइबल लोग का कल्चर भी इस तरह से हम लोगों का कल्चर से इन्फ्लुएंस है, और हम लोगों का कल्चर भी ट्राइबल लोगों का कल्चर से इन्फ्लुएंस, जैसे कि काली माता को जैसे कि कहे, ठीक है। और इसी तरह से जगन्नाथ टेम्पल के ऐसा बहुत सारा है जो उनका मिक्सचर चलता ही है। ऐसे तो काली माता को जनरली हिंदू का ही गॉड माना जाता है, किंतु कुछ सोर्सेस ये भी कहते हैं कि जो काली जो है ये ट्राइबल ओरिजिन गॉड है, ठीक है। और इसी तरह से वो तो कहे थे, ठीक है। जो ये पिक्चर था छाऊ डांस का था, कभी जाएंगे ये झारखंड तो देख लेना, कभी ओडिशा जाएंगे तो देख लेना छाऊ डांस। ओके, अब इंडिया में मोर देन 700 ट्राइबल ग्रुप से, बुक में लिखा होगा मोर देन 500, नहीं, मोर देन 700 ट्राइबल ग्रुप से इंडिया में, ठीक है। बाकी सोर्सेस को अगर देखेंगे तो वहां पर मिलेगा मोर देन 700 ट्राइबल ग्रुप से इंडिया में। और मोर देन 700 जो ट्राइबल ग्रुप से उन लोगों का लैंग्वेज भी अलग अलग है, सबका लैंग्वेज भी अलग अलग है। ट्राइबल लोगों का एक ही लैंग्वेज नहीं है, ईच ट्राइबल ग्रुप का अलग सा लैंग्वेज है, उसका अलग सा कल्चर है, सबका अलग अलग है ट्राइबल लोगों में भी, ठीक है। और 2011 का सेंसस का अकॉर्डिंग इंडिया का पॉपुलेशन का 8.6%, दैट मीन्स आप निकाल सकते हो 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन था 121 करोड़, तो 121 करोड़ का 8.6% आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे है ना, तो 10 करोड़ से अबव होते होंगे, तो इतना ट्राइबल का पॉपुलेशन इंडिया में, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन इतना है इंडिया में। अब लक्षद्वीप जो है यहाँ का 94% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल है, सभी तो ट्राइबल हो गया, 94% आ गया ना। और इसी तरह 7 सिस्टर्स, जिसको 7 सिस्टर्स कहते हैं ना इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा,
यहाँ ट्राइबल का कंसंट्रेशन बहुत थे। इसी तरह से झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल में भी ट्राइबल पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आदिवासी एंड डेवलपमेंट, चलो नेक्स्ट टॉपिक आदिवासी एंड डेवलपमेंट में। प्री कॉलोनियल इरा में ब्रिटिश का रूल इंडिया में स्टार्ट होने से पहले आदिवासी लोग ही यहाँ का मेन कंट्रोलर वही लोग थे। दैट मीन्स अभी तो ये लोग मार्जिनलाइज ग्रुप हो गए, किंतु उस समय ये लोग डोमिनेंट ग्रुप थे। ये लोग थे डोमिनेंट ग्रुप, डोमिनेटेड नहीं, डोमिनेंट ये लोग थे, ठीक है। दैट मीन्स ये लोग कंट्रोल करते थे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का प्रोटेक्टर भी यही लोग थे, फॉरेस्ट का यूजर भी यही लोग थे। और बहुत सारे बड़े बड़े राजा सब इन लोगों से ज्यादातर हेल्प लिया करते थे। ये लोग फॉरेस्ट का प्रोटेक्टर थे, ठीक है, फॉरेस्ट का यूजर भी थे ये लोग, फॉरेस्ट का करतार दरता सब यही लोग थे, मार्जिनलाइज नहीं थे अभी का तरह। अब आ गए गोरे चमड़े का ब्रिटिश। जब अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो फॉरेस्ट एक्ट पास करते हैं। फर्स्ट तो फॉरेस्ट एक्ट, हाँ, फॉरेस्ट एक्ट क्यों पास करते, यही कहते हुए कि जो ट्राइबल लोग जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट का करते हैं, एनिमल्स को एक्सटिंक्शन करा रहा है, तो इसको कंजर्व करना है, सेव करना है बोल करके फॉरेस्ट एक्ट पास करते और पूरा से पूरा आदिवासी लोगों को जंगल से भगा दिए जंगल से। तो अब करेंगे क्या? और जब करना होगा, लेबर का काम करना होगा, कंस्ट्रक्शन में, प्लांटेशन में काम करना होगा, फैक्ट्री में करना होगा, माइग्रेट होकर के जाना होगा डिफरेंट कंट्रीज में। तो इंडिया से बहुत जगह गए हैं, इसीलिए बहुत सारा कुछ साल पहले, हम 2-3 साल पहले होंगे, एक अफ्रीकन कंट्री से एक आदमी, उनका घर था बिहार में, ठीक है, किंतु उनका जो पेरेंट्स उस समय ब्रिटिश का टाइम में ही एक माइग्रेंट वर्कर होकर के, लेबर होकर के वहाँ शिफ्ट किए होंगे, गए थे और पूरा उनका कितना खानदान वहीं पर समय बिताए। तो अब पूरा खानदानी वहीं का हो गए, वहीं का रेसिडेंट हो गए। तो बाद में वो अपना घर ढूंढने आए थे बिहार में, पेपर वगैरह में दिया था कि उनका घर यहाँ पर है, उनका अपना लोगों से मिलना चाहते। तो ऐसा बहुत सारे माइग्रेंट होकर के भी बाहर लोग चले गए, ठीक है। तो और जब करना पड़ा तो यहाँ कहेंगे क्या कि एक हमको गाना याद आता है, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, न जाने तू न जाने मैं, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। तो हो ही गया ना, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। तो ट्राइबल लोग, जो लोग यहाँ का करता धरता थे, यही लोगों को अब मार्जिनलाइज बना दिए। अब तो सब मजाक उड़ाता है, अरे जंगली आया है, अरे ट्राइबल आया, क्या कहे, दुनिया का रीत ही ऐसा है। सो चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग को मिलना तो है ही कल। ओके, सो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय। गुड इवनिंग यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे अदर मार्जिनलाइज ग्रुप्स, ठीक है। आदिवासी के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिए है। सो आज अदर मार्जिनलाइज ग्रुप में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे शेड्यूल कास्ट के बारे में। गाना भी सुनाई दे रहा होगा, भजन, ठीक है, मकर संक्रांति का सुनाई दे रहा है ना, उसका साथ मस्ती का साथ चलो थोड़ा सा इधर भी हम लोग पढ़े, उधर का गाना भी सुने। चलो शेड्यूल कास्ट जो है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट ऑफिशियली इसको शेड्यूल कास्ट कहते। दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट इस वर्ड का रिलेशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का साथ, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब का रिलेशन था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इसी तरह से शेड्यूल कास्ट का रिलेशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो शेड्यूल कास्ट है दलित, जिनको हम लोग कहते हैं सोसाइटी में। दलित का मतलब होता है इंग्लिश में क्रॉस्ड, दैट मीन्स जो लोग कुचलना, दैट मीन्स ब्रोकन पीसेस, दैट मीन्स एकदम डाउन ट्रोडन पीपल्स होता है ना, अनटचेबल्स, छोटा जात का लोग, जिन लोगों का सोसाइटी में कोई कदर नहीं होगा, इस तरह का लोगों को दलित कहते हैं। किंतु इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने कहते हैं कि दलित वर्ड ऑफिशियल टर्म में यूज करना सख्त मना है। तो दलित का जगह यूज क्या करेगा, हाँ, शेड्यूल कास्ट,
ठीक है, शेड्यूल कास्ट। ओके, तो ये शेड्यूल कास्ट जो होता है जनरली लोएस्ट स्टेटस रहता है इन लोगों का सोसाइटी में। तो लोएस्ट स्टेटस तो रहेगा ही, क्योंकि हिंदू रिलीजन का अकॉर्डिंग दलित लोग जो होता है लोअर कास्ट होता है, हायरार्की में, कास्ट का हायरार्की में वो एकदम लोएस्ट में होता है दलित, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों का स्टेटस भी सोसाइटी में लोएस्ट रहता ही है। शूद्र, ऐसे तो शूद्रस लोग जो होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रस होते हैं ना, तो शूद्रस में ही आ जाता है ये लोग भी टोटली, किंतु शूद्रस तो ज्यादातर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वो भी ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के थे, तो उनमें से भी ये लोग जो है शेड्यूल कास्ट है, उनमें से भी ये लोगों का सोशल स्टेटस और बहुत ही खराब है। तो ओके, इंडिया में शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन जो है, इंडिया का पॉपुलेशन का 16.6% ये शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है। तो इसका आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो, 16.6% है। तो इंडिया का पॉपुलेशन से आप इसका फाइंड आउट कर लो। 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का पॉपुलेशन 121 करोड़, और वहाँ 2021 का सेंसस के अकॉर्डिंग तो अब ये बहुत ऊपर चला ही जाएगा। ओके, नाउ दे डिड जॉब। अब किस टाइप का काम करते हैं तो शेड्यूल कास्ट तो बता ही दिए। ये लोग जो है कि इनको दलित कहते, छोटा जात कहते। तो ये लोग जो जॉब करते जनरली अनक्लीन, दैट मीन्स जिस वर्क को सोसाइटी का लोग अनक्लीन वर्क मानते, जिस वर्क को सोसाइटी का लोग अनक्लीन वर्क मानते हैं, ऐसा वर्क ये लोग करते, जैसे कि क्लीनिंग करना, ड्रेन वगैरह साफ करना, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब टॉयलेट वगैरह को साफ करना, ये सारा काम, नाली साफ करना, ठीक है, ये सारा काम जो है स्वीपर का काम वगैरह ये दलित लोग के द्वारा ही करवाया जाता है सोसाइटी में। और इन लोगों को जेनरली स्कूल वगैरह में भी बिगिनिंग में तो अभी तो मिलता है, कौन दलित है कौन ऐसे इतना अभी नहीं मानते लोग, किंतु तो बिगिनिंग में यहाँ पर स्कूल में भी एंट्री नहीं मिलता था दलित लोगों को, और टेम्पल्स वगैरह में भी दलित लोगों को एंट्री जनरली नहीं मिलता था, क्योंकि टेम्पल में अगर दलित एंटर करते थे तो यहाँ पर ये समझते थे कि टेम्पल में दलित का एंट्री के कारण टेम्पल जो है इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर स्कूल में भी अगर कोई दलित एंटर करते हैं तो वहाँ पर पढ़ने वाले जो ब्राह्मण का बच्चे लोगों को अगर टच करेंगे तो इम्प्योर हो जाएगा, ऐसा लोगों का विश्वास था, ठीक है। तो इसीलिए अगर दलित लोग किसी को टच भी करते थे तो उनका टच जो है इम्प्योर माना जाता था, ठीक है, इम्प्योर माना जाता था। जैसे कि होंगे कि आपका दलित लोग अगर जिस कुएं से बाकी लोग पानी पीते हैं, जिस कुएं का पानी, वहां से अगर कोई दलित लोग पानी पी लिए तो वो पूरा कुएं ही इम्प्योर हो गया, ठीक है। तो ऐसा लोगों का बिलीफ था, तो इसीलिए ये लोग को अनटचेबल भी कहते थे। तो ये लोग को अनटचेबल भी कहते थे। अगर ये लोग अगर कहीं पर इस तरह से दलित द्वारा अगर कभी किसी कुएं का पानी अगर पी लिए दलित ने, जिस कुएं का पानी बाकी भी लोग पीते हैं, तो वो कुएं का पानी इम्प्योर हो जाते हैं। और आप जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली को दलित ने टच कर लिया, वो थाली भी इम्प्योर हो जाते हैं। और दलित ने आपको टच कर लिया, आप इम्प्योर हो जाते हैं। तो ब्राह्मण लोग जनरली उस समय क्या करते थे कि गंगा जल लेकर के अपना बॉडी में छिटकने का काम करते थे, ताकि गंगा जल से वो क्या है कि इम्प्योर जो है वो और प्योर होगा। गाना सुन रहे कि नहीं? आज तो गाना का मजा लेना है ना। चलो ओके, तो गंगा जल छिटकने का भी काम करते थे। और इसी तरह से गांधी जी ने देखेंगे तो फर्स्ट टाइम गांधी जी ने ही वर्ड यूज किया है हरिजन बोल करके दलित लोगों के लिए। तो हरिजन ही उन्होंने वर्ड इसलिए यूज किया है ताकि इनका डिग्निटी को थोड़ा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इनका डिग्निटी को बचा करके रखेंगे, ठीक है ना। तो हरि का जन मतलब पीपल ऑफ गॉड, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी ने इन लोगों को ये टर्म दिया है। ये एक्चुअली ये पार्ट जो है हम दूसरा पार्ट में पढ़ ही लेंगे। गांधी जी ने हरिजन वर्ड यूज किया इन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बाकी जो पार्ट है हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी गाना वाना बज रहा है, शायद सभी को मस्ती का मूड है, मकर संक्रांति है, तो आप लोगों के लिए भी हैप्पी मकर संक्रांति, ठीक है। गाना सुनो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चलो
गुड इवनिंग यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे, द टॉपिक रहेगा वीमेन एंड चिल्ड्रेन। सो हम लोग पढ़ रहे थे मार्जिनलाइज ग्रुप पर, ठीक है। सो यहाँ पर मार्जिनलाइज ग्रुप जो होते हैं, जो पावरलेस, डोमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड और जिनका सोसाइटी में कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं रहता है, और सोसाइटी से जनरली इन लोगों को एक्सक्लूड करते, सोसाइटी का लोग इन लोगों किसी भी फंक्शन से लेकर किसी भी चीज़ में इंक्लूड नहीं करते। इस तरह का पावरलेस लोग जो होता है, डोमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड लोग जो होता है, वो होते हैं आपका मार्जिनलाइज ग्रुप। तो वो थे आपका शेड्यूल ट्राइब थे, जिसको आदिवासी कहते हैं, और शेड्यूल कास्ट थे, जो हिंदू रिलीजन का अकॉर्डिंग कास्ट का हायरार्की में छोटा जात होते, लोअर रैंक रहता है, ठीक है, छोटा जात का लोग, वो लोग भी मार्जिनलाइज है। और इसी तरह से वीमेन एंड चिल्ड्रेन भी मार्जिनलाइज ग्रुप है। तो वीमेन एंड चिल्ड्रेन का अगर हम लोग बात करेंगे तो सब समय ऐसा नहीं था। वीमेन एंड चिल्ड्रेन का कंडीशन, चिल्ड्रेन का तो बात छोड़ते हैं, वीमेन का जो कंडीशन जो है सब समय ऐसा नहीं था। वैदिक एज से पहले, वैदिक एज जनरली हम लोग हिस्ट्री में 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, तो अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज बोल करके। तो यहाँ पर तो इसका बारे में डिटेल में डिस्कशन करना अभी जरूरी है नहीं, ये तो 6-7 में ही जनरली पढ़ते हैं। तो 1500 से लेकर के 1000 BC बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है, तब तक अर्ली वैदिक एज, और फिर 1000 से 6000 BC तक लेटर वैदिक एज कहते थे। तो यहाँ पर जो वैदिक एज जो है, लेटर वैदिक एज में ही वीमेन का कंडीशन इंडिया में यहाँ पर डिट्रोएट होने लगे। दैट मीन्स इन लोगों का कंडीशन खराब होने लगे, मतलब खराब करवा दिया गया। वैदिक एज से पहले अगर इंडियन सोसाइटी में देखेंगे तो वहाँ मोनोगैमी था, पॉलीगैमी सिस्टम नहीं था, मतलब पुरुष जो है एक ही शादी कर सकते थे। और साथ साथ वीमेन का इम्पोर्टेंट रोल होता था घर में भी, और बहुत सारा ऐसा रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह, सेरेमोनीज वगैरह होता था, विदाउट वीमेन नहीं होता था। दैट मीन्स वीमेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा करता था, और वीमेन घर पर कन्फाइंड नहीं होते थे। जबकि अभी का प्रेजेंट सोसाइटी में भी देखेंगे, बहुत सारा हिंदू सोसाइटी में अगर महिलाओं को देखेंगे, वो लोग अपना चेहरा को ढक लेते हैं, और जेनरली होगा कि अपना हस्बैंड का ब्रदर को चेहरा नहीं दिखाएंगे। तो इसी में लोग अपना रिस्पेक्ट समझते हैं, और ज़्यादातर महिलाओं को घर से बाहर का काम करने के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि महिलाओं को 4 दीवारों के अंदर ही रहना होगा, और वहीं खाना पकाना, बच्चों को देखना, बर्तन धोना, इतना ही काम करना चाहिए। इस तरह का सोच अभी भी हम लोगों का दिमाग से हटे नहीं है, ठीक है। और जबकि हम वैदिक एज से पहले अगर बात करेंगे, उस समय का इंडिया का बात करेंगे, ये सारा चीज नहीं था। बहुत सारा रिलीजियस फंक्शन भी विदाउट वीमेन इनवैलिड माना जाता था। तो वीमेन का इम्पोर्टेंट रोल था सोसाइटी में, वीमेन का इम्पोर्टेंट रोल था घर में, वीमेन का इम्पोर्टेंट रोल था रिलीजियस फेस्टिवल्स, परफॉर्मेंस वगैरह में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ वगैरह में भी। हाँ, बहुत सारा हद तक देखेंगे तो ब्राह्मण्स लोग जो है इंडिया में यही कहते, ये लोग आर्यंस लोग हैं, और ये लोग इंडिया में हिंदुकुश माउंटेन जो इंडिया का नॉर्थ में, वहाँ से होते हुए इंडिया में आए थे, और बाद में जा कर के इन्हीं लोगों का टाइम में इंडिया में वेदास वगैरह को कंपोज करने का काम भी हुआ है। और इन्हीं लोगों ने जो हिंदू रिलीजन में इस तरह का डोमिनेशन बनाया कि यहाँ हिंदू रिलीजन जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ब्राह्मण लोगों का रिलीजन जैसा ये लोगों ने बनाया, और यही लोगों ने जात सिस्टम भी क्रिएट करने का काम भी बाद में किए हैं।
ओके, प्रेजेंट डे में देखेंगे वीमेन को बहुत सारा ऐसा जो गॉडेस है, जैसे कि आपका दुर्गा माता होंगे, ठीक है, काली माता होंगे, बहुत सारा ऐसा है कि हम लोग एक महिलाओं को मदर का रूप में वर्शिप करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा गॉड है जिनको हम लोग यहाँ पर वीमेन गॉड का रूप में मानते, और जब रियलिटी में आते, रियलिटी में देखेंगे तो क्या वीमेन को हम उसी तरह का स्टेटस देते हैं सोसाइटी में? जो रिस्पेक्ट हम एक रिलीजन के रूप में एक दिखाने के लिए हम लोग रिलीजन में जिस रिस्पेक्ट देते हुए वीमेन को, जैसे कि दुर्गा माता कहते हैं, काली माता कहते, लक्ष्मी माता कहते, सीता माता कहते, क्या हम लोग वीमेन को वही दर्जा देते हैं रियल लाइफ में? वाकई में नहीं देते हैं। वीमेन का कंडीशन पैथेटिक है इंडियन सोसाइटी में। इंडिया का ही बात हम क्यों करें, दुनिया का जितना भी डेवलप कंट्रीज का भी अगर बात करेंगे, वीमेन का कंडीशन ऐसा आपका अच्छा नहीं है, ठीक है। जबकि बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट को अगर पढ़ेंगे तो रिलीजियस टेक्स्ट ही है उसका सोर्स। कहते हैं 2 वीमेन इक्वल्स टू 1 मैन, ऐसा चीज़ लिखा होगा कुरान में भी, ठीक है। बाइबल भी लिखते होंगे कि वीमेन को सबमिसिव रहना है, मेल का डोमिनेशन में रहना है, हस्बैंड को डोमिनेशन में रहना है, उनका आदेश सुनना है, ठीक है। और आप जब हिंदू रिलीजन का बात करेंगे तो हिंदू रिलीजन में भी जो श्री राम भगवान ने जो सीता माता का अग्नि परीक्षा लिए थे, ये सारा चीज़ यहाँ पर यही शो करते हैं कि रिलीजन जो है ये जड़ है। किसी भी वीमेन का अगर डोमिनेशन होता है किसी भी सोसाइटी में, चाहे क्रिश्चियन सोसाइटी हो, चाहे हिंदू सोसाइटी हो, चाहे मुस्लिम सोसाइटी हो, किसी भी सोसाइटी में अगर वीमेन का डोमिनेशन होता है तो उसका जड़ कुछ हद तक रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन ने लोगों को इस कदर मेल डोमिनेंट सोसाइटी क्रिएट करने का काम किया कि वीमेन यहाँ पर डोमिनेटेड ही रहा, और वीमेन को हम लोग इन्फीरियर ही सोचते रहे, हम लोग उससे इंटेलेक्चुअली वीक, फिजिकली वीक हम लोग समझते रहे, और एकमात्र खिलौना का वस्तु समझ करके वीमेन को रखा गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो रिफॉर्म तो आना था। तो राजा राम मोहन रॉय, जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सती सिस्टम 1829 में जब एबोलिश किया गया था, सती सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर किए थे। तो राजा राम मोहन रॉय जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और इन्हीं का रिक्वेस्ट में जो उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती को इलीगल डिक्लेयर किए थे 1829 में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रोल हम लोगों ने वहाँ पर पढ़े हैं जब विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में। तब हम लोग देख रहे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सारा हिंदू शास्त्र को स्टडी करने के बाद इन्होंने ये प्रूफ करके दिए थे कि किसी भी हिंदू शास्त्र में ये लिखा नहीं है कि विडो जो है रीमैरी नहीं कर सकते हैं। तो विडो का ये राइट बनता है कि वो भी रीमैरी कर सके, ठीक है। तो इसीलिए तो बाद में जाकर के 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। और ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, तो जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन के कारण, जिन लोगों का इफोर्ट के कारण बहुत सारा रिफॉर्म वगैरह आए वीमेन का कंडीशन में। और प्रेजेंट में भी देखेंगे 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन सेटअप हुआ है इंडिया में, जो न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन सेटअप हुआ है, और इसका मकसद जो है वीमेन का वेलफेयर, ठीक है, वीमेन का सेफगार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसका राइट के लिए लड़ना, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1992 में सेटअप हुआ है। तो अभी भी कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि वीमेन का अगेंस्ट में चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो इसी तरह से कोई भी लॉ वीमेन का अगेंस्ट में है, आपको ऐसा लगता है, तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का एक वेबसाइट है, आप नेट में सर्च करके देख सकते हो, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो वहाँ पर एक वेबसाइट है, वहाँ पोर्टल है, वहाँ पर आप कंप्लेन डाल सकते हो। वेबसाइट है ncwapp.nic.in बोल करके दिया होगा, आप सर्च करोगे तो वहाँ पर मिलेगा आपका कि डायरेक्ट कंप्लेन भी आप लोग फाइल कर सकते हो, ठीक है। और इसका प्रेजेंट में इसका जो
प्रेसिडेंट होंगे, इसका जो चेयरपर्सन जो होंगे रेखा रेखा कुछ है, ठीक है। तो जो भी हो, तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है ये वीमेन को राइट के लिए ही ये फाइट करती है, ठीक। और जितना भी लॉज वगैरह पास कर रहे, चाहे असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में हो, तो उसको भी ये देखने का काम करते हैं क्या वो लॉ वीमेन के अगेंस्ट में तो नहीं है, कौन सा लॉ वीमेन का फेवर में काम कर रहा है ये भी देखते हैं। और वीमेन के अगेंस्ट पे जितना भी सोसाइटी में एविल्स वगैरह हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में भी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन काम करते हैं। और इसको महिला आयोग बोल करके पटना में भी आप देखेंगे तो ये बेली रोड का आसपास इसका ऑफिस वहाँ पर भी है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का ऐप में जा करके आप लोग भी इस तरह से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और वो एक्शन लेगा। हाँ, मोस्टली वीमेन एंड चिल्ड्रेन को देखेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस से तो वीमेन तो अक्सर यहाँ पर सफ़र कर ही रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कभी डाउरी को लेकर के, दहेज को लेकर के, कहीं किसी का जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, पीटा जाता है, ठीक है। उन पर टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है, फिजिकल टॉर्चर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वीमेन जो होता है सेक्सुअली भी टॉर्चर होते हैं, घर में भी होता है, घर का फैमिली का मेंबर से भी होता है, सराउंडिंग्स में भी होता है, ठीक। और एडुकेशन भी इन लोगों को, जैसे एक घर में एक बच्चा होगा और एक बच्ची होंगे, बच्चे को अच्छा स्कूल में भेजते होंगे, बच्ची को नहीं भेजते होंगे, तो ये एडुकेशन भी जो फीमेल को जो है जेनरली गुड एडुकेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि सोसाइटी ये सोचते, लोगों का दिमाग में ये एक इस तरह का जो बीस जो भरा हुआ है कि लोग सोचते हैं कि महिला को तो शादी करके भेजना है, उसको तो दहेज देना है, तो पढ़ा करके खर्च क्यों करेंगे, वो खर्च तो उनको दहेज में देंगे। तो इस तरह का सोच सोसाइटी में है, तो इसीलिए वुमेन जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी फेस कर रहा है और मेल नॉरिश्ड भी है। इन लोगों को जो नॉरिशमेंट जो होता है ये भी सही ढंग से नहीं मिलता है, बैलेंस डाइट नहीं मिलता है जो मेल चाइल्ड को मिलता होगा। सुबह सुबह दूध, हॉर्लिक्स, बहुत सारा चीज़। अगर वही लड़की होगा तो घर में अगर लड़की एक जन्म भी लेते हैं तो उतना लोग धूमधाम से उसके लिए सेलिब्रेट भी तो करता कहाँ है, क्योंकि लोग अगर घर में अगर कोई एक लड़की का जन्म होता है तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो इस तरह से वीमेन लोग को अगर सोसाइटी में देखेंगे तो वीमेन लोग डोमिनेटेड है ही, डिस्क्रिमिनेटेड है ही, पावरलेस है ही। तो वीमेन भी इंडियन सोसाइटी में ये एक मार्जिनलाइज ग्रुप है और चिल्ड्रेन भी होता है बहुत हद तक। जैसे कि आप देखोगे बिहार में नीतीश गवर्नमेंट ने दारू को बंद कर दिया है कि नहीं, अल्कोहल को पूरी तरह से बैन किया है। तो जब अल्कोहल यहाँ चलता था तो जनरली क्या करते थे, दारू पीने वाले का पास पैसा कहीं से भी आ ही जाता था, दारू पीते थे, चाहे घर में उनका बच्चे के लिए खाने के लिए कुछ हो या ना हो, किंतु दारू पीने के लिए पैसा आ जाता था। तो बच्चा भूखा रहता था, बच्चे नंगा रहता था, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलता था। तो एडल्ट जो है वो तो अपना पेट कैसे भी हो अपना भर लेते हैं, अपना जो भी इंटरेस्ट है उसका पूरे कर ही लेते। किंतु छोटे बच्चे को अगर नहीं देखेंगे तो उनका कंडीशन क्या होगा। तो जनरली चिल्ड्रेन लोग भी गरीब घर में ये एक मार्जिनलाइज का तरह ही रहते हैं और ओल्ड एजेड पीपल भी अक्सर मार्जिनलाइज ही रहते हैं, क्योंकि कौन सुनता है ओल्ड एजेड पीपल का। और इस छोड़ो ना बुड्ढा का बात, और छोड़ो ना बुड्ढी का बात, ऐसे कहते हैं सोसाइटी का लोग। दैट मीन्स कौन सुनता है बूढ़ा आदमी का बात। जब तक उनका शरीर में एनर्जी रहता है, जब तक वो वर्क करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो लोग उनको रिस्पेक्ट देते। जैसे ही वो एज उनका ज़्यादा होने लगते, एजेड होने लगते, लोग उनको थोड़ा सा साइड करने लगते, साइड लाइन चलने लगते। उनको कहते अरे छोड़ो ना बुड्ढा का बात को, छोड़ो ना बुड्ढा का बात, कौन सुनते, ऐसे बकते रहते। तो इस तरह से वो लोग पावरलेस से, डोमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड। तो एजेड पीपल भी सोसाइटी में मार्जिनलाइज ग्रुप है और ऐसे ही बहुत सारा माइनॉरिटी ग्रुप्स होगा इंडियन सोसाइटी में, वो माइनॉरिटी ग्रुप भी मार्जिनलाइज है। माइनॉरिटी कहने का मतलब नंबर में कम। जैसे कि इंडियन सोसाइटी में देखेंगे और रिलीजन का अकॉर्डिंग देखेंगे तो हिंदू रिलीजियस पीपल का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो मेजोरिटी में है। और मुस्लिम रिलीजन
का पीपल का अगर संख्या देखेंगे वो कम है तो माइनॉरिटी हुआ। इसी तरह से क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों का नंबर देखेंगे वो भी कम है, वो भी माइनॉरिटी में। ऐसा बहुत सारा माइनॉरिटी ग्रुप भी होंगे, वो भी इंडिया में मार्जिनलाइज है। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मार्जिनलाइज ग्रुप जो है वो सभी माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो मार्जिनलाइज होगा। जैसे कि बात करेंगे इंडिया में पारसी लोग, ये लोग माइनॉरिटी है ही, माइनॉरिटी में ये लोग बहुत कम। मुस्लिम तो इनका कंपैरिजन में कुछ नहीं, मुस्लिम का संख्या तो बहुत अच्छा है, किंतु पारसी का बात करेंगे लोगों का जो संख्या बहुत ही कम है, किंतु ये माइनॉरिटी में तो है किंतु मार्जिनलाइज नहीं है। क्यों नहीं है? ये लोग तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है। किंतु मार्जिनलाइज कब होगा? जब डोमिनेटेड होगा, डिस्क्रिमिनेटेड होगा, पावरलेस होगा, जिनका सोसाइटी में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है, डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं रहता है, और सोसाइटी का लोग जनरली इनको रिडिक्यूल करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, इनको डोमिनेट करते हैं और इसको सोसाइटी का मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं करते, इसको एक्सक्लूड करके चलते, इसको दरकिनार करते हैं, तो तब वो मार्जिनलाइज ग्रुप होता है। तो ओके, तो ये सभी मार्जिनलाइज ग्रुप था। तो मार्जिनलाइज ग्रुप का लिए उनका बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करते हैं उस चीज़ पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं। चलो, गुड इवनिंग यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाँ, टॉपिक है प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है कि जो भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इसी तरह से जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उन लोगों का बेटरमेंट के लिए, उन लोगों का वेलफेयर के लिए क्या प्रोविजन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या व्यवस्था की है, इस चीज पर थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं, ठीक है। ठंडी है तो मफलर लेके बैठना पड़ता है, ठंडी अब ज्यादा है ना, तो चलो। हाँ, प्रोविजन है फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सो आर्टिकल 17 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोहिबिट करता है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस को टोटल ये निषेध करते हैं, प्रोहिबिट करते, सख्त मना करते। दैट मीन्स अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 17 का अकॉर्डिंग यही कहते। कहने का मतलब यही होते कि सपोज करो आप एक ब्राह्मण हो, ठीक है, सपोज कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो मैं एक छोटा जात का लोगों को, सपोज मेरा घर में कोई एक फंक्शन चल रहा है, तो मैंने छोटा जात का लोगों को क्या कहा कि तुम छोटा जात हो, तुम अनटचेबल हो, तुम दलित हो, तो मेरा घर का फंक्शन में तुम शामिल नहीं हो सकते हो, अगर मैं ऐसा वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स अनटचेबिलिटी में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरा ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। और अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी आपको बहुत संभल करके चलना है, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो और वीमेन हो, ये तीन चीज़ पर आपको संभल करके चलना होगा, क्योंकि हर जगह आप देख सकते हो कि एससी एसटी का अलग सा पुलिस स्टेशन भी रहता है, और एससी एसटी का लोगों को अगर आप कुछ भी इस तरह का वर्ड वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, तो या तो फिजिकली टर्चर करते हो या तो मेंटली टर्चर करते हो, चाहे वर्ड का वार करो, तो अगर वो जा कर के SC ST का थाना में जा कर के कंप्लेन कर देगा तो फिर आपका खैर नहीं, तो आपको तो उठा के ले जाएगा। तो यहाँ आपको संभल करके चलना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से टेम्पल वगैरह में एंट्री करने से आप मना करते हो, वो छोटा जात का लोग है बोल करके, और कुएं का पानी वगैरह लेने में भी आप उसको मना करते हो। ऐसे तो अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग, किंतु अगर आप ऐसा करते हो तो संभल करके कीजिए, नहीं तो हो सकता है आपको फिर जेल का ठंडी हवा खाना पड़े, ठीक है। सो इसी तरह से आर्टिकल 15 जो है, ठीक है, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। दैट मीन्स किसी भी व्यक्ति को
उसका कास्ट क्या है, वो छोटा जात है या तो बड़ा जात है। तो छोटा जात है बोल करके अगर किसी स्कूल में कि एक बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है क्योंकि वो छोटा जात है, अगर ऐसा होता है, कहने का मतलब कि वो स्कूल का मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि कास्ट का बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो उस स्कूल का मैनेजमेंट पूरी तरह से बंद आ जाएगा, नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 ये कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जेंडर, दैट मीन्स किसी एक महिलाओं को, ठीक है, एक लड़की को, फीमेल को आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हो, किसी भी हो सकता होगा कि किसी भी एक फंक्शन में, किसी भी जॉब में, ठीक है, कहीं पर भी वो महिला है बोल करके आप डिस्क्रिमिनेट करके उनको वहाँ पर भेदभाव करके उसको अलाउ नहीं करते हो, तो उस पर भी आप पर कार्रवाई होगा। और रेस, चाहे हो सकते हैं मैथिली, कुछ लोग होंगे मैथिली होंगे, कोई भोजपुरी लोग होंगे, कोई मगधी होंगे, कोई बिहारी होंगे, कोई बंगाली होंगे, कोई आसामीस होंगे, कोई गुजराती होंगे। तो यहाँ पर कि आप ये बंगाली है बोल करके, ये गुजराती है बोल करके इस तरह से भेदभाव यहाँ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहते हैं। तो रिलीजन का बेसिस पर भी भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहीं पर भी जन्म क्यों न लिए हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जन्म लिया हो, चाहे वो इंडिया का किसी भी पार्ट में जन्म लिया हो, तो इंडियन तो है। तो प्लेस ऑफ बर्थ का बेसिस पर, कास्ट का बेसिस पर, जेंडर का बेसिस पर, रेस का बेसिस पर, रिलीजन का बेसिस पर किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। और आप पर भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर कहीं पर भी कभी भी होता है तो याद रखिए आर्टिकल 15, ठीक है, आपके लिए बचाव करेगा। हाँ, फिर 1993 में और एक्ट देखते हैं, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट, ये 1993 में पास हुआ। इससे पहले यूपी वगैरह में भी देखेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि महिला लोग, जनरली जो छोटा कास्ट का लोग जो होते थे, स्वीपर वगैरह जो गंदगी को साफ करते, टॉयलेट को साफ करते थे, तो उस समय का टॉयलेट अभी का जैसा नहीं था ना। जैसे कि जहाँ पर टॉयलेट करते हैं तो लोग टॉयलेट करते करते तो टैंक तो भर ही जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर उस टैंक को साफ करना होगा, तो साफ करने के लिए प्रेजेंट डे में देखोगे तो जनरली उसमें पंप रहता है ना, जो क्या बोलता है, तो टॉयलेट टैंक जो रहता है उसका साथ एक पंप फिट रहता है, और जैसे उसको टैंक में डालेंगे वो पंप उसको ऑटो उसको खींच करके फिर वो टॉयलेट टैंक में जा करके, शौचालय का जो टैंक होता है उसमें भर्ती हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो दैट मीन्स वहाँ पर हाथ से गंदगी उठाने का, टॉयलेट उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। किंतु पास्ट में ये सब चीज़ नहीं था। जनरली महिला लोग क्या करते थे, तो टॉयलेट वगैरह भर जाते थे तो उसको फिर कढ़ाई में उठा करके फिर माथा में लेकर के फिर दूर में जा करके कहीं जगह जहाँ पर डंपिंग करते थे वहाँ पर जा करके फेंकते थे। इस तरह का सिस्टम बहुत होता था पहले, ठीक है। तो अभी वो सारा चीज़ को हटाने के लिए तो हाथ से टॉयलेट वगैरह साफ करना ना पड़े, ठीक है, गंदगी में हाथ डालना ना पड़े, तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट डे में इस तरह से पंपिंग सिस्टम, फ्लश सिस्टम का टॉयलेट वगैरह आए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी याद रखो कि कभी भी किसी को टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए, गंदगी वगैरह साफ करने के लिए लगाते हैं घर में, तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर किसी घर में अगर बच्चा का हो सकता है तो कुत्ता का टॉयलेट वगैरह, बहुत सारा टॉयलेट वगैरह होगा, उसको साफ करने के लिए अगर किसी को लगाते हैं तो जनरली ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है, हाथ से अगर साफ कर रहे हैं, वो हाथ से साफ करवा रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा। अगर वो कंप्लेन कर दे तो फिर उस केसेस में आप फंस जाएंगे, क्योंकि 1993 में ये कानून पास हो चुका है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है ये प्रोहिबिट कर चुका है 1993 में। आप इस तरह से मैन्युअली किसी को भी ये लैट्रिन से लेकर के कोई भी गंदगी इस तरह से उठाने के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर करते हैं तो फिर आपका तो खैर नहीं, आप तो गए, ठीक है। चलो, इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में पास होता है। और इस एक्ट में यही है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग जो है जनरली ट्राइबल लोग ही रहते हैं, तो इन लोगों को अधिकार दिया गया है कि हाँ वो लोग फॉरेस्ट में रह सकते हैं और वहाँ का फॉरेस्ट प्रोडक्ट को भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए तो बहुत जगह ऐसा फॉरेस्ट वगैरह भी गवर्नमेंट द्वारा प्रेजेंट में बनाया गया है। तो फॉरेस्ट का ही अंदर में कुछ
गांव वगैरह भी बैठाया जाता है और वहाँ का लोग जो से गवर्नमेंट सपोर्ट भी लेते हैं जब भी वहाँ पर प्लांटेशन वगैरह करना होगा या तो आपका कुछ प्लांट को कटना होगा, उन लोगों से हेल्प भी लेते हैं और उन लोगों को फॉरेस्ट के अंदर में रखा जाता है ताकि फॉरेस्ट के लिए भी उन लोगों का हेल्प मिले और उन लोगों को भी फॉरेस्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। और आर्टिकल 29 एंड 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है ये। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यही राइट देते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कि हम लोग कोई एक छोटा जात है या तो उसका जात का कास्ट का चलते, उसका रिलीजन का चलते, ठीक है, तो हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होने से हम मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और नंबर 2 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में ये भी है कि सपोज करो यहाँ पर मैथिली लैंग्वेज है, भोजपुरी लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये अपना लैंग्वेज जो है तो लैंग्वेज को कंजर्व करने का भी आपका अधिकार है। आर्टिकल 29 एंड 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है ये भी अधिकार देते हैं कि कोई भी एक कम्युनिटी जो है अपना कल्चर को, अपना लैंग्वेज को कंजर्व करके रखने का उसको पूरा से पूरा अधिकार है। तो लैंग्वेज को कंजर्व कैसे करेंगे? प्रेजेंट में तो इंग्लिश का भूत चढ़ा है सबको, ठीक है, सबको तो इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ना है आधा है, हिंदी भी पढ़ना है आधा, ना तो इंग्लिश सही ढंग से आता है ना हिंदी सही ढंग से आता है कि नहीं? तो अब प्रेजेंट डे में इंग्लिश का भूत चढ़ा है, सबको इंग्लिश में पढ़ना है, तो मैथिली बोलना नहीं है, भोजपुरी नहीं बोलना है, अपना लैंग्वेज जो है वो नहीं बोलना है। अपना लैंग्वेज में बोलेगा तो स्कूल में भी टीचर उसको पिटाई करेगा। तो इस केसेस में आप देखोगे कि जैसे कि मैथिली होंगे, जैसे कि भोजपुरी होंगे, अब ये लैंग्वेज जनरली लोगों को स्कूल वगैरह में भी इस लैंग्वेज से कम्युनिकेट करने में अगर अलाउ नहीं है तो धीरे धीरे करके तो लोग तो इस लैंग्वेज को तो भूल जाएगा। तो इस लैंग्वेज को भूल जाएगा तो अपना ही आइडेंटिटी अगर हम भूलते चलेंगे तो अपना ही आइडेंटिटी हम लोग खो बैठेंगे, तो मेरा पहचान क्या रहेगा? तो हमारा भी ये अधिकार है कि हम मैथिली लैंग्वेज में स्कूल वगैरह सेटअप करें, स्कूल में मैथिली लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, भोजपुरी लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो आप चाहोगे तो ये आर्टिकल 29 एंड 30 के अंतर्गत ही आपको ये अधिकार मिलता है कि आप इस तरह का इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हो। तो सिक्किम गवर्नमेंट ने ऐसा बहुत सारा पहल की है कि वहाँ पर बहुत सारा ऐसा कम्युनिटी जो है, ज़्यादातर तो सिक्किम में ऐसा CBSE स्कूल्स वगैरह ज़्यादातर है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट द्वारा रन करने वाले स्कूल भी ज़्यादातर CBSE स्कूल है। जैसे कि बिहार में बिहार गवर्नमेंट द्वारा रन करने वाले स्कूल जो है ज़्यादातर हिंदी मीडियम है, किंतु सिक्किम का अगर बात करोगे ज़्यादातर गवर्नमेंट द्वारा रन करने वाले स्कूल भी CBSE स्कूल है। और उसके साथ साथ भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी परमिशन दिया है कि बहुत सारे कम्युनिटी को कि उसका अपना कल्चर को बचाने के लिए, उसने अपना लैंग्वेज को बचाने के लिए वो लोग अपना ही लैंग्वेज में स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है, अपना ही लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व करने के लिए उस तरह का स्कूल वगैरह सेटअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वो व्यवस्था है। और ऐसे भी आप क्लास 10 का जब एग्ज़ाम देखोगे तो ये क्लास 10 का एग्ज़ाम में डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह वहाँ पर सब्जेक्ट्स वगैरह जो आता है वहाँ पर डिफरेंट टाइप का ऐसा ऐसा सब्जेक्ट आपको देखने का मिलता है, जो साइंस और उसको छोड़ करके जो लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट वगैरह में देखने को मिलता है, ऐसा ऐसा सब्जेक्ट जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो ये सारा चीज़ें गवर्नमेंट ने जो है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंतर्गत डिफरेंट कम्युनिटी को अपना लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व करने के लिए अपना ही लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, इस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह सेटअप करने का भी अधिकार है। आप भी कर सकते हो, ऐसा पहल कर सकते हो, ठीक है, ओके। हाँ, और इसी तरह से गवर्नमेंट ने रिजर्व किया, रिजर्वेशन का पॉलिसी भी है। तो गवर्नमेंट रिजर्व करते हैं कुछ सीट जो है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब में 15% सीट रिजर्व है, 15% सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए इंडिया का गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलाकर के 15 + 7.5 तो
22-23 के आसपास आ जाता है, ठीक है, 22.5 आ गया ना, तो इतना सीट उन लोगों के लिए रिजर्व है। और इसी तरह से आप पॉलिटिक्स में भी देखोगे तो प्रेजेंट डे में इंडिया में जो लोकसभा का स्ट्रेंथ जो है 543+2 जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होता है ना, तो टोटल 545 सीटें, तो 545 का 15% होता है अप्रोक्स 84, ठीक है। तो इंडिया का जो लोकसभा है, लोकसभा में 84 सीट जो है, 84 एमपी जो है, वो लोग जनरली शेड्यूल कास्ट से ही होना है। दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट के लिए वो सीट रिजर्व है, बाकी से नहीं होगा वो। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब का बात करेंगे, 7.5% जो सीट गवर्नमेंट जॉब में हो, पॉलिटिक्स में हो, और कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स वगैरह के लिए भी हो, तो ये सभी में आपका 7.5% सीट ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका जैसे कि असेंबली में भी देखिए, सॉरी, लोकसभा में भी देखेंगे तो लोकसभा में 543+2 545 जो स्ट्रेंथ है प्रेजेंट का, तो उसमें से आपका अप्रोक्स 7.5% अगर निकालेंगे तो 47 से ज़्यादा सीट, 47 सीट जो है वो एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है लोकसभा में सीट, और वो 47 सीट वो एसटी ही होंगे, ठीक है, लोकसभा में। और 84 सीट शेड्यूल कास्ट ही होंगे, उन्हीं कम्युनिटी से होंगे। कंटेस्ट भी होगा उन्हीं कम्युनिटी से, अगर कंटेस्ट करने के लिए नहीं होगा, अकेला होगा, तो ये अनकंटेस्टेड वो लोग इलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पॉलिटिक्स में भी सीट रिजर्व है, और गवर्नमेंट जॉब में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, एडमिशन्स वगैरह में भी है, तो सीट रिजर्व है एससी के लिए, एसटी के लिए। और एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व कहाँ है, ओबीसी के लिए भी है। तो 1979 में मंडल कमीशन, तो गवर्नमेंट टाइम टाइम में इस तरह का कमीशन बैठाते, उस कमीशन का मतलब आयोग कहते हैं, ठीक है, मंडल आयोग, मंडल कमीशन गवर्नमेंट ने बैठवाए। तो कमीशन का यहाँ पर मेन मकसद यही रहता है कि वो स्टडी करना, जैसे कि मंडल कमीशन ने स्टडी, उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि सोसाइटी में जो भी आपका वीक सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है, तो उन लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो ये कमीशन में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, ये लोगों ने सोसाइटी का थोड़ा स्टडी करने के बाद ये लोग यही कंक्लूजन में आया, गवर्नमेंट को यही सजेशन दिया कि इन लोगों को कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए। तो रिजर्वेशन कितना ज़्यादा देना चाहिए, 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह इन लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन होना चाहिए। तो प्रेजेंट में यही है, एसटी के लिए आपका चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब में हो, 7.5% सीट एसटी के लिए रिजर्व है। और इसी तरह से 15% सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के 22.5% हो गया। और इसी तरह से ओबीसी ग्रुप जो है, जिसको कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड तो है ही, मार्जिनलाइज तो है ही, एससी एसटी, और उन लोगों के अलावा भी और भी लोग बैकवर्ड है, ठीक है, वो लोग है ओबीसी, ठीक है, ओबीसी जिसमें नाई आता है, धोबी आता है, ग्वाला आता है, ऐसा बहुत सारा कम्युनिटी है बिहार से भी, ठीक है। हर स्टेट में इस तरह से आपका ओबीसी का अलग अलग कैटेगरी है। तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 27% सीट रिजर्व है, तो 27 ओबीसी के लिए, ठीक है। और 15 शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5 शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ऐड करते चलो। और एक कम्युनिटी है EWS कहते हैं, EWS, दैट मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, इनके लिए फिर 10% सीट रिजर्व है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, इसके लिए भी 10% सीट रिजर्व है। तो 27 ओबीसी के लिए, 10% EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 27 + 10 37% हो गया। इसी तरह से इधर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला करके 22.5%, तो टोटल मिलाएंगे तो अप्रोक्स 60% सीट तो ऑलरेडी रिजर्व है। बाकी बच गया 40%, उसमें कंटेस्ट करो ब्राह्मण लोग, उसमें कंटेस्ट करो बड़े जात का लोग। तो देखो दुनिया गोल गोल है कहते हैं ना, तो
यही चीज़ देखो, बहुत सारा केसेस में तो हम लोगों ने ब्राह्मण्स लोगों को ब्लेम किया, ब्राह्मण्स लोगों को हम लोग उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मानते रहे कि वो कास्ट सिस्टम के लिए, बहुत सारा चीज़ों के लिए ब्राह्मण्स लोगों को हम लोग रेस्पॉन्सिबल मानते चले। किंतु यहाँ पर आकर के ब्राह्मण्स लोग फंस जाते हैं। दैट मीन्स बड़े जात के लोगों को यहाँ पर बहुत मार खा जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर अब जो सीट 60% रिजर्व हो गया, अब उस पर वो लोग बड़े जात का लोगों को कहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो बड़े जात का लोग तो वो बच गया, तो 40% है, उसी में उन लोगों को कंटेस्ट करना है। तो इसीलिए ये लोग विरोध भी करते हैं कि हम लोगों को जो है कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह नहीं मिल रहा है। तो हम लोग बड़े जात का है, तो इसीलिए हम लोग को बड़े गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अभी फिर वो लोग फेस कर रहे हैं, ये सारा चीज़ फेस कर रहे हैं। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो बिलोंग करता है वो लोग को रिजर्वेशन वगैरह मिल जाता है, वो लोग को प्लस पॉइंट ही है। वो लोग कम भी पढ़ेंगे, कम परसेंटेज भी होगा तो जॉब मिल रहा है, और हायर कास्ट का लोगों को नहीं मिल रहा है। तो दोनों ही तरह से ये चीज़ें, हाँ बहुत सारा केसेस में देखेंगे कि रिजर्वेशन देना बहुत सारा केसेस में ये बहुत ही हार्मफुल भी है। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात करेंगे, कोई एक एसटी के लिए रिजर्व कैटेगरी से अगर कोई स्कूल में अगर एक कोई टीचर बनता है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी से मान के चलो, ठीक है, एसटी कोटा से वो आते हैं, तो कम परसेंटेज भी उसका आया होगा, ठीक है, फिर वो बन गया उस पोस्ट में। और वो जो जिसको अच्छा परसेंटेज आया होगा उसको नहीं मिला होगा, तो कम परसेंटेज आएगा, उसी अकॉर्डिंग उसका नॉलेज भी होगा, फिर भी वो बन गया। तो बन तो गया, उसने तो अपना लाइफ बना लिया, उसका तो जॉब हो गया। किंतु बाकी क्या, जिसको वो नॉलेज दे रहा है उसके लिए क्या होगा? तो यही चीज़ है, ठीक है। तो ओके, अप्रोक्स 60% सीट रिजर्व है, तो चलो शायद ख़त्म हो गया, बहुत पढ़ लिए, कभी कभी कम भी पढ़ना चाहिए। क्या कितना पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। आज के लिए इतना ही, हाँ, थैंक यू। गुड आफ्टरनून यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये हम लोग पढ़ रहे थे। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उन लोगों का लिविंग कंडीशन में गुड चेंजेस लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों के लिए क्या क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो चलो चलते रहेंगे, है ना। सो आर्टिकल 23 जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जनरली ज़्यादातर महिला लोगों का ट्रैफिकिंग होता है, मतलब इन लोगों को बिक्री किया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े शहर में, मुंबई जैसा, कलकत्ता जैसा शहर में महिलाओं को ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट का रूप में वहाँ पर सेल किया जाता है, बिक्री किया जाता है, ठीक है। और इन लोगों को ज़बरदस्त बेश्या इस तरह का काम वगैरह में लगाया जाता है। तो इस तरह का जो कारोबार जो है पूरी तरह से ये इलीगल है। और इसी तरह से बेगार जो होता है, बेगार मतलब होता है ये बिना पैसा किसी को काम लगाना। अगर किसी भी व्यक्ति को आप काम लगाते हैं, उसका पैसा नहीं देते हैं, तो ये जो है आर्टिकल 23 इस तरह का एक्टिविटी को भी सख्त प्रोहिबिट करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर अगर कोई केस कर दे तो फिर आपका खैर नहीं, है ना। और आर्टिकल 24 जो है इसी तरह से आर्टिकल 24 किसी भी व्यक्ति को अधिकार देते हैं राइट टू रेस्ट। काम करते हैं तो रेस्ट करने का भी अधिकार उनको मिलता है, उनको लीजर का अधिकार मिलते। जैसे कि आप लोग भी स्कूल में टिफ़िन टाइम मांगते, टिफ़िन टाइम नहीं मिलता है तो बोलते हैं कि हमको टिफ़िन टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए, लीजर चाहिए। इसी तरह से किसी भी वर्क में, किसी इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, कहीं पर भी जो लोग काम करते हैं तो उनको आर्टिकल 24 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन राइट देते हैं, राइट टू रेस्ट, लीजर, ठीक है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है जो वर्किंग आवर है उसमें भी लिमिटेशन होना चाहिए, कितना घंटे के लिए काम में आप लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। और साथ साथ पीरियोडिक हॉलीडेज वगैरह होना चाहिए, उन लोगों को हॉलीडेज मिलना चाहिए और हॉलीडे का पैसा मिलना चाहिए। ये अधिकार भी आपको याद रखना है।
आप अगर किसी को काम में लगाते हो या तो कहीं पर आप काम भी कर रहे हो तो उस वक्त भी आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 24 आपको अधिकार दिए है राइट टू रेस्ट का। आप कहीं काम करते हो और किसी वजह से या तो आप थक गए होंगे, कभी आप काम नहीं गए किसी दिन, अगर आपको यहाँ आपका जो एम्प्लॉयर जो है आप पर फोर्स करते हैं तो आप पर जुल्म करते हैं, तो उस केसेस में आप यहाँ पर कह सकते हो कि आर्टिकल 24 आपको अधिकार दिए है राइट टू रेस्ट का, राइट टू लीजर का, ठीक है, और साथ साथ हॉलीडे का भी आपको अधिकार दिया है कि सप्ताह में एक दिन हॉलीडे हो या तो इस तरह से, ठीक है। और वर्किंग आवर का भी एक लिमिटेड वर्किंग आवर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानवर नहीं है कि 24 घंटा काम करें, है ना। ओके, सो आर्टिकल 21 इसीलिए आर्टिकल 21 का ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का बात करते हैं। जैसे कि 6 साल से लेकर के 14 साल का बच्चे को ये फंडामेंटल राइट उन लोगों को मिला है कि 6 से लेकर के 14 साल का बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। तो गवर्नमेंट इसके लिए ऐसा व्यवस्था करे कि उन लोगों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। और आर्टिकल 39 जो है, आर्टिकल 39 ये बहुत सारा चीज़ बुक में नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें हम लोग को याद रखना, उसका बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है इस सोसाइटी में जीने के लिए, नहीं तो सोसाइटी को लोग जीने कहाँ देते, है ना। तो आर्टिकल 39 जो है ये आपको अधिकार देते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का। ज़्यादातर हमारा यहाँ क्या होती है कि फीमेल लोग जो होती है, फीमेल को वर्क सेम कर रहा है, फिर भी फीमेल को जो पेमेंट मिलता है, जो वेज मिलता है वो कम मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे ईटा भट्टी वगैरह इस तरह का काम में फीमेल को ज़्यादा लगाया जाता है और उसको जो वेज मिलता है कम मिलता है, और वो लोग प्रीफर भी करते वीमेन को ही वहाँ पर काम में रखे क्योंकि पैसा कम देना पड़े। किंतु आर्टिकल 39 कहते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की सेम वर्क होगा तो पेमेंट इक्वल होने चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यहाँ जेंडर से कोई मतलब नहीं, सेक्स से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर यहाँ वर्क सेम है, इक्वल वर्क कर रहे हैं तो इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 कहते हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी का जो बच्चे होंगे इन लोगों को गवर्नमेंट फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज भी देते हैं। बहुत जगह एससी एसटी के लिए हॉस्टल का जो व्यवस्था होता है, हॉस्टल में बैठ कर के वो लोग पढ़ेंगे, स्कूल पढ़ेंगे और वहाँ पर उन लोगों को रहना और खाना वो टोटल जो भी खर्चा आते गवर्नमेंट बियर करते हैं। तो ये भी व्यवस्था है, ठीक। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, एट्रोसिटीज मतलब होता है उन लोगों पर अत्याचार होना। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, इन लोगों का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इन लोगों का ह्यूमिलेशन हो रहा है, डोमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए 1989 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पास होता है। और ये एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है किसी भी एससी और एसटी को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकती हो, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती हो। अगर आप इस तरह का एक्टिविटी करते हैं तो आप पर यहाँ कोर्ट जो होंगे एक्शन लेंगे, ठीक है। आप हॉट नहीं कर सकते, ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हो एससी एसटी को। उन लोगों को इस तरह का जो पदार्थ वगैरह जो होगा, सब्सटेंस वगैरह जो होंगे, जो पीना नहीं चाहिए, जो पिया नहीं जाता है, उस तरह का पदार्थ वगैरह उन लोगों को पिला देना, ठीक है। उनका कपड़ा को उतारवा देना, जैसे कि पहले होता था। पहले भी आपको बताए होंगे कि साउथ इंडिया का कुछ कहानी जो क्लास 10 का हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, अभी तो नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि वो सिलेबस से अभी हट चुका है। तो पुराना अगर हिस्ट्री का बुक पढ़ेंगे वहाँ पर आपका एक स्टोरी है। स्टोरी मतलब वो वहाँ जो ये घटना हुआ है, स्टोरी तो नहीं, मतलब ये घटना वहाँ पर हुआ है, वो हिस्ट्री है, स्टोरी नहीं, ठीक है। तो
वहाँ पर छोटा जात का वीमेन जो है उन लोगों को बॉडी का अपर पार्ट में कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, ताकि सोसाइटी का लोग ये पहचान ले दूर से है कि हाँ वो छोटा जात का लोग है। ठीक है, तो इस तरह से महिला लोगों को अनक्लोदिंग करना, इन लोगों को नेकेड पैरेड कराना, ठीक है, और इसी तरह से इन लोगों को जो है गाली करना, इन लोगों का जात को लेकर के आप गाली करोगे, ठीक है, तुम ढोम हो, तुम जमार हो बोलोगे, इस तरह से आप गाली करोगे इन लोगों का जात को लेकर के, ठीक है, इनको काम को लेकर के आप कुछ भी इस तरह का एब्यूसिव वर्ड वगैरह यूज करते हो, गाली गलौज करते हो, तो अगर वो जाकर के बता दे SC ST का बहुत सारा पुलिस स्टेशन है, आप यहीं पर भी हाजीपुर में भी SC ST का वहाँ पर अलग सा पुलिस स्टेशन ही है, तो वहाँ पर जा कर के वो लोग कंप्लेन कर देंगे तो आप पर खैर नहीं, वो तुरंत एक्शन हो जाएगा। बाकी चीज़ों में एक्शन हो या ना हो, किंतु आप SC ST को लेकर के कभी भी इस तरह से एब्यूसिव वर्ड वगैरह यूज़ करने से, उन लोगों का अगेंस्ट में कुछ भी इस तरह का एक्टिविटी करने से पहले 10 बार आपको सोचना होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और इसी तरह से किसी भी एक फीमेल का अगेंस्ट में कुछ भी करने से पहले आपको सोचना होगा, क्योंकि अगर एक फीमेल अगर आपका अगेंस्ट में बोल दे कि आपने उनके साथ ऐसे ऐसे काम किए, तो आपका खैर नहीं, आप कैसे मना करोगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हीं का बातों को ऊपर रखेंगे, ठीक है, बाद में होगा उस पर जो छानबीन जो भी होगा। ऐसा बहुत सारा केसेस हुआ है, बहुत सारा महिलाओं ने, बहुत सारा पुरुष को इस तरह से फंसाया भी गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। और SC ST को लेकर के भी ये बहुत सारा हुआ है, SC ST एक्ट को लेकर के बहुत सारा विरोध यहाँ पर भी चल रहा है कि ये लोग फंसा देते हैं बहुत सारे लोगों को। अगर कोई एक छोटा जात का लोग आपको बोल दे कि आपने उसको गाली दे दिया, उसका जात का नाम को लेकर के गाली दे दिया, तो फिर आपको तुरंत पुलिस पकड़ लेगा, आप पर एक्शन होगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगा वहाँ पर। तो फिर हो सकता है कभी कभी आपको फंसा भी दिया हो, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ों पर आप लोगों को बहुत ध्यान से संभल करके चलना होगा। टेकिंग अवे द लैंड एंड लैंड प्रॉपर्टी, और यही आपका 1989 का जो एक्ट जो है ये भी कहते हैं कि SC और ST का जो ज़मीन जो है आप नहीं ले सकते, उनका ज़मीन नहीं छीन सकते हो। ज़मीन किसी का भी प्रॉपर्टी हो या तो लैंड किसी का भी छीनने का किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर जनरली और ST का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं आदिवासी डिमांड एंड 1989 एक्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आदिवासी जिस एरिया में रह रहा है, अगर वो उसी का ज़मीन है, ठीक है, ट्रेडिशनली वो उसी का ज़मीन है, तो उस ज़मीन से आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप आदिवासियों का ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, आदिवासियों का ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स नॉन ट्राइबल लोग जो है ट्राइबल लोगों से ज़मीन नहीं खरीद सकते। और ये इसीलिए क्योंकि ट्राइबल लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना जाता है, एजुकेशनली बैकवर्ड माना जाता है, सोशियली बैकवर्ड माना जाता है, पॉलिटिकली भी बैकवर्ड या तो वीक माना जाता है। तो ये लोग जो है गरीब है, ठीक है, और साथ साथ पॉलिटिकली भी ये लोग बैकवर्ड है, तो पॉलिटिक्स में भी ये लोगों को उतना पहुंच नहीं है, ठीक है, एडुकेशन भी नहीं है। तो अगर ये लोग किसी भी ज़मीन अगर नॉन ट्राइबल को बिक्री करते हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट यही सोचेंगे इस केसेस में कि उस ट्राइबल को डरा करके, धमका करके, या तो उसको इस तरह से आपने होंगे कि उसको हवा मिठाई लेकर के कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से उसको आपने फंसाए है और उसका ज़मीन छीनने का काम किए, ये समझा जाएगा। तो आप नहीं खरीद सकते, नॉन ट्राइबल हो आप तो नहीं खरीद सकते ट्राइबल से ज़मीन। अगर ट्राइबल लोग भी यहाँ पर चालाकी कर दे कि पहले आपको ज़मीन बिक्री कर दे और आपको पता नहीं कि ट्राइबल से आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, ठीक है, तो आपने पहले खरीद लिया, पैसा पे कर दिए, बाद में जा कर के अगर ट्राइबल बहुत चालाक होगा, अभी पहले के जैसा ट्राइबल कहाँ है, तो
वो चालाक है तो जा करके फिर क्लेम कर देगा कि मेरे से ज़मीन इस तरह से ज़बरदस्त वो कर रहा है, तो उस केसेस में फिर आपका पैसा गया, ठीक है। वो रिक्लेम करेगा वहाँ पर, तो फिर उनको तो अपना ज़मीन तो उनको तो मिलेगा ही, उनका ही फेवर में केस भी वहाँ पर होगा, ठीक है, आपका अगेंस्ट में होगा। तो ट्राइबल लोगों का ज़मीन नहीं खरीद सकते, दैट मीन्स ट्राइबल लोग भी नॉन ट्राइबल को ज़मीन जनरली सेल नहीं कर सकते। ओके, और इसी तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है? तो मैनुअल मतलब हाथ से, ठीक है, और स्कैवेंजिंग का मतलब यहाँ पर साफ वगैरह करना गंदगी को, दैट मीन्स ह्यूमन हो या तो एनिमल हो, ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है, दैट मीन्स लोगों का टॉयलेट वगैरह साफ करना, और एनिमल का भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ली या जो भी हो, ठीक है, घर में। तो ह्यूमन हो या तो एनिमल का वेस्ट अगर मैन्युअली साफ किया जाता है तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है हाथ से, ठीक है, एनिमल हो या तो ह्यूमन का वेस्ट को साफ करना। हाथ से कहने का मतलब जनरली ब्रूम यूज करते ही है, झाड़ू यूज करते, टीन यूज करते होंगे, प्लेट यूज करते होंगे, बास्केट यूज करते होंगे। तो इस तरह से झाड़ू होगा, टीन होगा, प्लेट होगा, बास्केट होगा, इस चीज़ों का सहारा लेकर के अगर टॉयलेट वगैरह साफ कर रहे, चाहे एनिमल का हो चाहे ह्यूमन का हो, तो उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाएगा। और ऐसे साफ करने लोगों को, ऐसा काम करने लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर कहा जाता है। और मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1993 का एक्ट का अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप नहीं करा सकते हो इस तरह का काम, ठीक है। अगर आप ऐसा कराते पकड़ा गए तो फिर आप पर कार्रवाई होगा। और जनरली ऐसे करने वाले लोग जो है ज़्यादातर अनहाइजेनिक कंडीशन में भी रहना पड़ता है, तो इसीलिए इन लोगों को स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, आई का प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम वगैरह, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स वगैरह इन लोगों को हो सकता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने अभी फ्लश टॉयलेट, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का टॉयलेट जिसमें कि आपका कि ये जो ब्रूम है, टीन है, प्लेट है, बास्केट वगैरह है, ये यूज नहीं होता है। और सफाई का जो टैंक वगैरह भी वो ऑटोमेटिक ही जो टॉयलेट से जो है टैंक, टॉयलेट का टैंक से जो है टॉयलेट को ऑटोमेटिक खींच करके वो टैंक पर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप लोग ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग किसी को कराते हैं तो सोच समझ के ही ये कराइए, ठीक है, सोच समझ के ही कराइए, क्योंकि वो लोग भी अभी चालाक हो चुके हैं, तो आपको फंसा भी सकते हैं, है ना। हाँ, तो इसी तरह से 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन 2003 में होती है। तो सफाई कर्मचारी का आंदोलन, सफाई कर्मचारी मतलब जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए हुआ है कि सफाई कर्मचारी आंदोलन और भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों ने इनको सपोर्ट किए, ठीक है, और इसका एवेंजर्स वगैरह भी थे। तो वो सब मिलकर के एक PIL फाइल करते सुप्रीम कोर्ट में। तो PIL तो आपको पता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिस पर हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो PIL फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में। और PIL फाइल क्यों किया? क्योंकि ये लोगों ने कंप्लेन करने के लिए कंप्लेन किया, एविडेंस का साथ ये लोगों ने ये कंप्लेन किया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो 1993 से ही मैनुअल स्कैवेंजिंग को इलीगल माना गया है, इस तरह का काम आप नहीं करा सकते। किंतु मैनुअल स्कैवेंजिंग ये एक्ट पास होने के बावजूद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग चल ही रहा है। और 1993 से देखेंगे तो मैनुअल स्कैवेंजर्स का नंबर और ज़्यादा बढ़ा है। दैट मीन्स कानून बनता है, कानून बहुत सारे कानून पेपर तक की सीमित रहता है, ठीक है। और प्रैक्टिकलिटी में वो चीज़ अलग होता है, पेपर तक सीमित रहता है कानून, ठीक है। और जो रियलिटी जो होता है, ठीक है, वो कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, सफाई कर्मचारी ने यहाँ पर आंदोलन इसीलिए किए क्योंकि 1993 में ये इलीगल डिक्लेयर किया मैनुअल स्कैवेंजिंग। फिर भी 1993 का बाद अगर डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या तो और ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है।
और ऐसा बहुत सारा घटना हुआ है, ऐसा बहुत सारा केसेस है कि कानून पास होने के बावजूद भी सोसाइटी में ऐसा जो लोग हैं, जो छोटा जात का लोग है, उन लोगों को ज़बरदस्त ये सब काम करवाया जाता है और ये लोगों को मजबूरी भी है वही सब काम करना, क्योंकि दूसरा काम करने के लिए इनको देते नहीं है और वही काम मजबूरी में करना भी पड़ता है। ऐसा बहुत सारा केस स्टडी वगैरह बुक में 1-2 दिया होगा। ऐसा हजारों केसेस आपका आँख का सामने में देखने को मिलेगा अगर आप कहीं थोड़ा आँख खुल करके सोसाइटी को देखने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट ने भी ये पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे PIL फाइल हुआ तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को बहुत गंभीरता से देखा और उसके बाद यहाँ पाया गया कि हाँ वाकई में इस तरह से जो मैनुअल स्कैवेंजर्स का संख्या बढ़ा है, ठीक है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग कर ही रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट डायरेक्टेड गवर्नमेंट को आदेश दिया कि वेरीफाई करो और 6 मंथ का अंदर में अगर बहुत सारा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह में भी इस तरह का मैनुअल स्कैवेंजर्स वगैरह अपॉइंट किया होगा तो उसका जगह दूसरा व्यवस्था करो, ठीक है, दूसरा व्यवस्था करो, वहाँ पर सिस्टम चेंज करो तो वहाँ पर मैन्युअली उन लोगों को साफ करना ना पड़े। कोर्ट ने ये डायरेक्ट से मतलब आदेश दिया, ऑर्डर दिया जितना भी गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह को। तो फिर भी अभी भी देखेंगे रेलवे से लेकर के, आप रेलवे में ही देखोगे, रेलवे से लेकर के जितना भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह में देखोगे फिर भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है फिर भी उतना ही है, चल ही रहा है। और ऐसे भी इंडिया का केसेस में कोर्ट और गवर्नमेंट का दोनों का टक्कर तो बहुत दिनों से चल ही रहा है। कोर्ट अपनी तरफ से सोचती है कि हम बड़े हैं, गवर्नमेंट सोचती है कि हम बड़े, दोनों में टक्कर तो चल ही रहा है, ठीक है, और ये चलता ही रहता है। कोर्ट ने आदेश दिया, अब कितना गवर्नमेंट उसको मानता है, कितना फॉलो करता है अलग बात है। तो गवर्नमेंट उस तरह से फॉलो करते, स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह बनाते और उसको अप्लाई कराते तो शायद ऐसा नहीं होता, किंतु अभी भी जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग स्टिल कंटिन्यूस और ये अभी भी बहुत अच्छे ढंग से अभी भी चल रहा है, ठीक है। सो शायद चैप्टर ख़त्म हुआ होगा हमको लगता है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ पॉइंट छूटा होगा तो आप बता दीजिएगा, फिर डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। गुड इवनिंग बच्चों। सो अंडरस्टैंडिंग एंड टैकलिंग मार्जिनलाइजेशन का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं आज, ठीक है। सो क्या सोना तो है ही नहीं। चलो अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन में, ठीक है। सो व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन में ऑप्शन ए में दिया है compelling people or members of a particular group of people to live on the edge and not include them in mainstream activities। तो ठीक है, ये सही है। ऑप्शन बी में compelling people to leave the country, तो ये तो नहीं है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी को देश से निकाल देना, ये तो नहीं है। कंपेलिंग पीपल टू स्पीक इंग्लिश, लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर करना, ये भी मार्जिनलाइजेशन नहीं है। हाँ, मार्जिनलाइजेशन है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है, सोसाइटी का मेन स्ट्रीम जो है, मेन एक्टिविटी जो है उसमें इंक्लूड ना करना, ठीक है, उससे एक्सक्लूड करना, ये होता है मार्जिनलाइजेशन। ओके, ऑप्शन इज द करेक्ट। नंबर 2 में आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। और मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, मैच द फॉलोइंग कर दिए हमने यहाँ पर। कंडीशन ऑफ वीमेन जो है डिटेरियोरेटेड आफ्टर वैदिक एज, कंडीशन ऑफ वीमेन जो है और बहुत ख़राब हुआ वैदिक एज के बाद, तो ये होगा एफ वाला ऑप्शन आएगा 1 के लिए। गिरिजन का मतलब होता है हाईलैंड में रहने वाले, हिल में रहने वाले लोग, हाईलैंड ड्वेलर्स, जो ट्राइबल को ही कहते हैं। और मार्जिनलाइजेशन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इसी के कारण सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। और वनवासी किसको कहते, तो वनवासी या तो फॉरेस्ट ड्वेलर। और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है सेटअप किया था
टू सेफ गार्ड द वेलफेयर ऑफ वीमेन, वीमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए। आदिवासी सब प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, हाँ आदिवासी प्रिमिटिव ही होगा, बैकवर्ड ही होगा, ऐसा जो सोच रखना, ठीक है, ये एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है। स्टीरियोटाइप तो आप 7 में भी पढ़े होंगे। ओके, आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में व्हाट वाज द मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इनमें से ठीक है कौन सा ऑप्शन सही है बोल रहा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसके जरिए भी किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यह अधिकार है कि वो अपना स्कूल्स वगैरह सेटअप करे और अपना लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करे, और साथ साथ किसी भी एक माइनॉरिटी होगा या लोअर कास्ट का पीपल को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का अधिकार है। तो नंबर ए भी सही है। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एस्टैब्लिश द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, तो वो सी भी सही है। माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट, ये दोनों ही जो स्टेप जो है ये दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा। नंबर 2 में मंडल कमीशन फॉर डिलिब्रेशन ऑफ रिजर्वेशन इश्यूज वाज सेटअप अंडर, तो मंडल कमीशन जो सेटअप किया था किसका लीडरशिप में किया गया है, उसका चेयरपर्सन कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो बीपी मंडल, ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हाउ डज द इन्फ्लुएंस ऑफ मेजोरिटी टेंड टू मार्जिनलाइज द माइनॉरिटी, तो मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी किस तरह से माइनॉरिटी जो है इसको मार्जिनलाइज करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी ही अक्सर माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करेंगे। तो इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो ब्रिटिशर्स कितने थे, वो लोग ही तो माइनॉरिटी में थे, किंतु वो लोग तो मार्जिनलाइज नहीं हुआ। वही लोगों ने हम लोगों को डोमिनेट किया, डिस्क्रिमिनेट किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी अक्सर माइनॉरिटी को डोमिनेट करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, पावरलेस बनाएगा, मार्जिनलाइज करेगा, ठीक है। तो ये तो समय समय का बात है। ब्रिटिश का टाइम में माइनॉरिटी होते हुए भी वो लोग पावरफुल थे, तो मार्जिनलाइज नहीं थे। इंडिया में पारसी लोग माइनॉरिटी होते हुए भी मार्जिनलाइज नहीं है। इंडिया का बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वही पारसी लोग हैं, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में भी उन लोगों का रोल रहता है। गवर्नमेंट उन लोगों से राय वगैरह लेते ही है। तो यहाँ पर हाउ डज द इन्फ्लुएंस ऑफ मेजोरिटी टेंड टू मार्जिनलाइज द माइनॉरिटी, तो क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेजोरिटी किस तरह से माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी डोमिनेट करते हैं माइनॉरिटी को, नंबर 1, ठीक है, और इसीलिए माइनॉरिटी जो है पावरलेस हो जाता है, और इन लोगों का सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहता है। इस तरह से मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा पॉइंट आप अपने कंसेप्ट से लिख सकते हो। What happened to the position of women after वैदिक एज, वैदिक एज के बाद women का पोजीशन में क्या हुआ, तो women का कंडीशन जो है डिटेरियोरेटेड, दैट मीन्स इन लोगों का कंडीशन और ख़राब हुआ, ये लोग पावरलेस बने, और इन लोगों को 4 दीवारों का अंदर में कन्फाइंड किया गया। दैट मीन्स इन लोगों को कहा गया उसके बाद कि ऐसा नियम वगैरह बना कि उन लोगों को 4 दीवार का अंदर में ही रहना है, किचन का काम करना है, बच्चे को देखना है, ठीक है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, इतना ही तक सीमित रखा गया है। हाँ, हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प द मार्जिनलाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप को, तो मेकिंग लॉ वगैरह बना सकते हैं इस तरह का, ताकि इन लोगों को प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। गिविंग रिजर्वेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट, जैसे कि दिया है एसटी के लिए रिजर्वेशन, एससी के लिए रिजर्वेशन दिया है, ओबीसी के लिए दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया है रिजर्वेशन, एंड अदर फैसिलिटीज़ वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे कि हॉस्टल्स वगैरह होगा, ठीक है, फ्री एजुकेशन का फैसिलिटी होगा उन लोगों को। तो बहुत सारा फैसिलिटीज़ वगैरह मिलता है माइनॉरिटीज़ को। हाउ इज़ द एक्ट ऑफ 1989 इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर आदिवासी, 1989 का जो एक्ट जो है ये आदिवासी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राइट जो है, ये एक्ट जो है प्रोटेक्ट करता है राइट टू लैंड, दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर लैंड। दैट मीन्स ये जो
1989 का जो एक्ट जो है प्रोटेक्ट दियर राइट्स, दैट मीन्स ट्राइबल का राइट को प्रोटेक्ट करते, राइट टू लैंड। इन लोग जिस जमीन पर रह रहे उस जमीन से हम लोग उन लोगों को रिमूव नहीं करा सकते, हटा नहीं सकते, ठीक है। नंबर 2, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ह्यूमिलिएशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ अपर कास्ट। अपर कास्ट जो लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं और प्रोसिक्यूट करते हैं, दैट मीन्स इन लोगों को सताने का काम करते हैं, उससे भी इन लोगों को प्रोटेक्शन मिलते हैं। जो ज़्यादातर अपर कास्ट इन लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं, तो 1989 के एक्ट यही कहते हैं कि किसी भी ट्राइबल को, यहाँ तो लंबा चौड़ा लिखने का तो जरूरत नहीं है, तो यहाँ तो इतना से काफ़ी है, ये तो शॉर्ट है ही, किंतु अगर समझना होगा तो बात यही है कि 1989 का जो एक्ट जो है ये जेनरली SC ST को प्रोटेक्शन किस तरह से देता है, तो इसमें आप देख सकते हो नंबर 1 तो ये है कि SC ST को आप एब्यूज़ नहीं कर सकते हो उसका जातों को लेकर के, ठीक है। आप एब्यूज़ नहीं कर सकते हो, तुम छोटा जात का हो, ठीक है, तुम डोम हो, तुम चमार हो, इस तरह से नहीं कह सकते हो। और इसी तरह से नंबर 2 है, इन लोगों को कपड़ा वगैरह रिमूव करने के लिए, रिमूव दियर क्लोथ, ये आप फोर्स करना, ठीक है, उसका कपड़ा रिमूव करने के लिए फोर्स करना। जैसे कि बहुत जगह पहले होता था, छोटा जात का लोगों को, जैसे कि वीमेन को बॉडी का अपर पार्ट में कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नहीं करा सकते, इस तरह का जो ह्यूमिलिएशन करना, ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते, ओके। और इसी तरह से जो आदिवासियों का जो लैंड होगा उसको भी नॉन ट्राइबल लोग जो है, नॉन ट्राइबल लोग ट्राइबल का लैंड को भी परचेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसीलिए करते हैं, नॉन ट्राइबल का लैंड को परचेस करने का अधिकार बाकी को नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ है कि नॉन ट्राइबल लोग जो है, ठीक है, नॉन ट्राइबल लोग ट्राइबल लोगों को डरा करके होगा, धमका करके होगा, या तो उन लोगों को कुछ लालच दे करके होगा, उन लोगों का ज़मीन इसी तरह से लोग छीनने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों को अपना ज़मीन जो है वो, इन लोगों का ट्राइबल का ज़मीन जो है ट्राइबल का ही पास रहे, ये बोल करके यहाँ पर 1989 का एक्ट ये भी अधिकार देते हैं कि नॉन ट्राइबल का लैंड जो है, सॉरी, ट्राइबल का लैंड जो है नॉन ट्राइबल लोग नहीं खरीद सकते, ओके। लॉन्ग आंसर में देखते, वाई आर आदिवासी ट्रेडिशनली डिफरेंट इन देयर बिलीफ सिस्टम और अदरवाइज। तो ट्राइबल लोगों का जो बिलीफ सिस्टम जो है वो टोटली डिफरेंट है, तो क्यों है, तो ये कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है कि ट्राइबल लोग जो है, इन लोगों का बिलीफ सिस्टम टोटली डिफरेंट है। ये लोगों का बिलीफ जो है ना तो हिंदुओं का साथ मिलता है, ना तो इस्लाम का साथ, ना तो क्रिश्चियनिटी का साथ, ना तो जैन का साथ। तो ये लोगों का बिलीफ टोटली डिफरेंट है, और ये लोग वर्शिप करते एंसिस्टर्स को, ठीक है, और ये लोग एंसिस्टर को वर्शिप करते, साथ साथ ये लोग यही बिलीव करते हैं कि इन लोगों का एंसिस्टर्स जो पास्ट अवे, जो ऑलरेडी मर चुके हैं, गुजर चुके हैं, ये लोग भी इन लोगों का फैमिली का पार्ट है, यही ये लोग बिलीव करते हैं। और ये लोग नेचर को भी वर्शिप करते हैं, और यही बिलीव करते हैं कि रेनफॉल होता है, ड्राउट होता है, साइक्लोन होता है, ये भी गॉड के ही कारण होता है, ठीक है। और इसी तरह से ये लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं फॉरेस्ट एरिया या तो हिली एरियाज में रहने को। और इन लोगों का लैंग्वेज भी डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, और डिफरेंट का साथ साथ ये आदिवासी का लैंग्वेज जो है बहुत ओल्ड भी है, जैसे कि संस्कृत और तमिल लैंग्वेज। What is the impact of displacement on the life of Adivasis who now live in urban areas? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लोग जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ से उन लोगों को हटा देना, ठीक है। जैसे कि आदिवासी लोग जनरली रहते थे फॉरेस्ट एरिया में, तो वहाँ से इन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ इन लोगों का लाइफ में, तो ये लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। जिस ढंग से लोग रहते आ रहे थे वो इन लोगों का ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग जो है ये लोगों ने लॉस्ट कर दिए, ठीक है। तो नंबर 2, इन लोगों को डिफरेंट ऑड जॉब वगैरह करना पड़ा, तो लिविंग के लिए, जीवन चलाने के लिए इन लोगों को डिफरेंट ऑड जॉब करना पड़ा। एंड दे हैड टू वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर, हो सकता है डोमेस्टिक हेल्पर का रूप में काम करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन लेबर का रूप में काम करना पड़ा, प्लांटेशन वर्कर्स का रूप में काम करना पड़ा, या तो रिक्शा पुलिंग करना पड़ा होगा। इस तरह से डिफरेंट ऑड जॉब इन लोगों को करना पड़ा। एंड दे डिडंट गेट जॉब रेगुलरली ऑल्सो, रेगुलरली जॉब भी नहीं मिला, और इन लोगों को लो वेजेस भी पे
किया जाता था, जिसके कारण इन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही टेरिबल हुआ, बहुत ही इन लोगों का कंडीशन बदतर हुआ और दे बिकेम मार्जिनलाइज इन द अर्बन एरियाज। इस तरह से अर्बन एरिया में ये लोग जो है एक मार्जिनलाइज ग्रुप हो गए। ठीक है, it is the duty of democratic government to provide better opportunities to that section of society that has been marginalized and victimized for centuries. In the light of this statement, describe the reservation policy. जो भी हो रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में लिखने के लिए बोल रहे हैं। रिजर्वेशन जो दिए है, चाहे एससी को हो, चाहे एसटी को हो, ओबीसी को हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हो, ठीक है। रिजर्वेशन क्यों देते हैं? तो रिजर्वेशन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो लोग इकोनॉमिकली वीक है, तो इन लोगों का भी कंडीशन में कुछ बेटरमेंट आए, इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। तो सिंपल सा इसके लिए आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि आपका हाइट 2 फीट है, आपका दोस्त का हाइट 4 फीट है और 5 फीट का ऊपर में एक सेल्फ में अगर खाना रखा है, तो आपका दोस्त तो 4 फीट है, तो उसका हाथ को ऊपर करेंगे तो 5 फीट ऊपर हो ही जाएगा। जो खाना रखा है उतना तक तो उसका हाथ तो पहुंच जाएगा, वो तो उन तो अपना पेट भर लेंगे, उनका तो पेट भरेगा। किंतु आप जो है, आप तो 2 फीट का हाइट है, तो आपका हाथ भी उठाएंगे तो 3 फीट तक ऊपर पहुंचता होगा, वो खाना आप पेट तक अब नहीं पहुंचेगा क्योंकि ऊपर 5 फीट हाइट में है जो खाना रखा हुआ है। तो उस केसेस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सीढ़ी देना पड़ता है। 2 फीट का सीढ़ी आपको भी दिया जाए तो आपका भी 2 फीट हाइट है, 2 फीट सीढ़ी में ऊपर उठे तो 4 फीट हो गया, तो हाथ ऊपर करेंगे तो 5 फीट हो गया। 5 फीट का आप भी उस बेनिफिट को ले सकते हैं। दैट रिजर्वेशन ऐसा ही चीज़ है, इस तरह से आप समझो। तो रिजर्वेशन इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर के ऐसे बुक में पूरी तरह से तो लिखा नहीं है, जो भी हो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अंडरटेकन कंक्रीट मेजर्स टू एंड इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है उसको उस इनइक्वलिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स वगैरह लिए हैं, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी इनमें से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, तो इनका बेटरमेंट हो, ठीक है। किंतु ये कंट्रोवर्शियल भी है। रिजर्वेशन बहुत जगह कंट्रोवर्शियल है ही। रिजर्वेशन तो दे ही रहा है गवर्नमेंट, किंतु बहुत सारा केसेस में ऐसा हुआ है कि जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है अब उनका कंडीशन तो बहुत अच्छा हो चुका है, और जिनको रिजर्वेशन नहीं है उनका जो कंडीशन बहुत ही खराब होते ही चल रहा है। तो रिजर्वेशन देने का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए कि अगर रिजर्वेशन देने के बाद एवरी 10 ईयर्स में इस पर भी एक्चुअली कमीशन बैठता है, एवरी 10 ईयर्स में इस पर भी रिसर्च होते हैं और सर्वे होता है कि किसी भी एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया है तो 10 ईयर्स में उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है, क्या उसका लेवल बाकी कम्युनिटी का ही लेवल में आ चुका है, तो फिर रिजर्वेशन बंद करना चाहिए। किंतु कोई भी गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं करता है, सिर्फ रिजर्वेशन देते हैं और उसका कंडीशन अगर दूसरे लोगों कम्युनिटी का लोगों का साथ साथ अगर उसका इक्वल में आ गया है तो रिजर्वेशन बंद करना चाहिए। किंतु गवर्नमेंट करता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का डर है कि आज का दिन में अगर रिजर्वेशन हटा देंगे किसी कम्युनिटी का तो कल का दिन में वोट नहीं मिलेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको इश्यू बनाते ही है। ओके जो भी हो, एसटी के लिए रिजर्वेशन मिलता है 7.5%, ठीक है। एससी के लिए रिजर्वेशन मिला है 15%, ओबीसी के लिए 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन मिला है, ठीक है। ओके, और व्हाट डज द लॉ that followed the scheduled caste and scheduled tribe previous 1989 इंटेल। ओके, तो ये 1989 का जो एक्ट जो है क्यों पास करना पड़ा ये बोल रहे हैं, तो ठीक है। तो ये लॉ पास करना पड़ा अंडर प्रिविलेज क्लास से सोसाइटी में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि 1970-80 में बहुत सारा ऐसा घटना हुआ जहाँ पर कि जो लोअर कास्ट का पीपल को प्रोसिक्यूट करने का, उनको ह्यूमिलिएट करने का बहुत सारा काम हुआ, और ये एक वायलेंट रूप में यहाँ पर ये लोअर कास्ट और हायर कास्ट के रूप में एक वायलेंट मूवमेंट वगैरह भी हुआ है। तो इसीलिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का लोगों ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए, ठीक है, कोई कानून बनना चाहिए जो इन लोगों को प्रोटेक्ट करे। तो इसीलिए तो ये कानून बना है, और इस कानून के बाद इन लोगों को वही है आपका कि ट्राइबल लोगों का जो ज़मीन है हम लोग नहीं खरीद सकते, नॉन ट्राइबल लोग नहीं खरीद सकते, और इसी तरह से ट्राइबल लोगों को हम लोग एब्यूज़ नहीं कर सकते, इन लोगों को
आपको क्लोथ रिमूव करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, इस तरह का बहुत सारा चीज़ है। और क्या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में डू यू थिंक ओनली लॉस कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड आदिवासी, वाई नॉट? क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, कानून पास करने से एसटी और एसटी का लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आएगा? तो डेफिनेटली नॉट। सिर्फ कानून पास करने से क्या होगा? कानून तो किताबों में लिखा जाता है, और जब तक इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे स्ट्रिक्टली, तब तक सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कानून तो एक लिखा हुआ, पेपर में लिखा हुआ चीज़ है, तो इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना होगा। बाकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को भी यहाँ पर सुपरवाइज करना होगा कि जो भी कानून बना है क्या उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये सारा चीज़ को देखना होगा, तभी ये एक सक्सेसफुल रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा, ठीक है। और वैल्यू कॉर्नर में है मेनी सोशल एक्टिविस्ट्स आर डूइंग देयर बिट फॉर द मार्जिनलाइज, हाउ कैन यू सपोर्ट देम प्रैक्टिकली इन डे टू डे लाइफ? तो बहुत सारा ऐसा जो सोशल एक्टिविस्ट जो है मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो इन लोगों के लिए आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो बोल रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप भी सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इस तरह का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन लोगों को आप इन्फॉर्म करोगे जो सोशल एविल्स का बारे में, ठीक है। और इसी तरह से आप अपने से भी एक्टिव रोल प्ले कर सकते हो। इस तरह से मार्जिनलाइज ग्रुप लोगों को हेल्प करो, ठीक है, इनका फेवर में वर्क करो सोसाइटी में, ठीक है, इनका फेवर में आवाज़ उठाओ। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो ये तो क्वेश्चन आंसर्स था, कल से मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है, कल से मज़े से पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए